वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। एल्टेनन ने अपनी आर्म उसकी वेस्ट के चारों ओर लपेटकर उसे अपने चेस्ट से कसकर पकड़ लिया और फिर अपना सिर हिलाया। मैं फाइन रहूंगा, उसने उदास फेस के साथ जवाब दिया। फिर उसने और गंभीर फेस बनाया। एक सीक्रेट स्क्राइब रखने का खतरा, उसने आह भरकर टीएस्क की आवाज निकाली, जैसे कि वह ये समझाने की कोशिश कर रहा हो कि वह क्या कर रहा था। इस बार उसने प्लेट से सॉसेज उठाए और उसे दे दी, पूरी तरह से यह अनदेखा करते हुए कि वो कितनी घबराई हुई थी। जब उसने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने सॉसेज अंदर डाल दी और वह उसके चारों ओर अपने वर्ड्स बुदबुदाए। उसके होंठ एक खास अंदाज में हिले जिसने उसे कुछ चीजों की याद दिला दी और उसका चेस्ट एक गड़गड़ाहट के साथ वाइब्रेट हुआ। ये लड़की उसकी मौत बनने वाली थी। मैं नहीं चाहता कि मेनकर सोचे कि मैंने उसके स्क्राइब को मालनरिश्ड रखा। उसने उसके हेयर को सूंघा और उसी में खो गया। उसने अपनी सॉसेज जल्दी से निगल ली। क्या आपका मतलब है कि आप हर उस व्यक्ति की इतनी निजी केयर लेते हैं जो आपके लिए कोई सीक्रेट जॉब करता है? उसने मासूमियत से पूछा। एल्टेनन ने एक आईब्राव उठाई। नहीं, केवल स्क्राइब्स के लिए, उसने रूखेपन से जवाब दिया। उसने उसे और क्लोजर खींचा और उसकी पीठ उसके शाफ्ट से रगड़ खा गई। उसने अपनी इरेक्शन को कम करने के लिए हर दूसरी चीज के बारे में सोचने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर तानिया अब उसके स्वेलिंग के सहारे बैठी थी। उसकी नजर वापस जामे रखी पेस्ट पर पड़ी। अगर किंग उसकी इतनी केयर कर रहा है तो उसे भी यह जेस्चर दिखाना चाहिए कि वो उसके बारे में कंसर्न है ना? एल्टेनन अपने गार्ड्स को अपना ब्रेकफास्ट लाने और अंदर न घुसने का ऑर्डर देने के लिए बाहर गया था। अगर वे उसकी सहमति के बिना लाइब्रेरी के अंदर आते हैं तो वह बस उनका सिर कलम कर देगा। ये उसके ऑर्डर्स थे। उसे अपने गार्ड्स पर भरोसा नहीं था और वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहा ताकि जब तक ब्रेकफास्ट नहीं आता वह उसकी गार्ड कर सके। तानिया उसके लैप से उतरने के लिए जितनी जल्दी हो सके खा रही थी और उसने ये सुनिश्चित किया था कि वह ट्रे पर रखा हर एक चीज पूरी तरह से खा ले। उसकी आर्म अभी भी उसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। क्या मैं उठ सकती हूँ, योर हाइनेस? उसने पूछा। उसका बॉडी इतना हॉट क्यों था? हाँ, तुम कर सकती हो, उसने अनिच्छा से जवाब दिया। उसने अपनी आर्म हटाने की कोशिश की, लेकिन यह एक पतली टहनी से एक लट्ठे को हिलाने जैसा था। जब वह उसके एब्रेस से बाहर निकलने में कामयाब रही तो वह सीधे जा की तरफ गई, उसे उठाया और कहा, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए, योर हाइनेस। ये हीलिंग पेस्ट कमाल की है। ये पेन को ठंडा करती है। वह जा खोलते हुए उसके पास भागी, जबकि एल्टेनन ने उसे अपने फेस पर हौरा के साथ देखा। वह चाहता कि उसकी उंगलियां उसके मेंबर के चारों ओर लिपटी हों, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह नहीं। ये पेनफुल नहीं है, वह गरजा। तानिया ने उसे घूरा और वह उसकी जांच के तहत थोड़ा सा फड़क गया। किंग वाकई एक फंटास्टिक मैन थे। उसने उसे अपने स्वेलिंग पर बिठाकर फूड ही नहीं खिलाया, उसने ये भी कहा कि यह पेनफुल नहीं है। वह पिघल गई। योर हाइनेस, उसने उसका ब्यूटीफुल फेस देखते हुए कहा। वह उसके पास और क्लोजर चली गई, एक डॉलप निकाला और अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा। बस पीछे रेस्ट कीजिए और रिलैक्स। जैसे ही यह पेस्ट आप पर लगेगी आपको वंडरफुल महसूस होगा। एल्टेनन जानता था कि वह मर जाएगा। वह दूरी बनाए रखने के लिए चेयर में सिकुड़ गया। तानिया, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। उसने उसकी मासूमियत को ठेस पहुंचाए बिना उसे समझाने की कोशिश की। ये तो अचानक दरवाजे पर जोर से नॉकिंग हुई और वह खतरे से भरा गुर्राया। कौन है वहाँ? उसने पूछा। लॉर्ड का शुक्र है, वह बच गया। वह चेयर से कूदकर उठ गया। योर हाइनेस, फैफनीर ने बाहर से आवाज दी। प्रिंसेस मोरवा है, वह सेंटेंस पूरी नहीं कर पाया। एल्टेनन ने अपने दांत पीसे। उसे वाकई मोरवा से छुटकारा पाना था। वह तानिया के साथ उसके टाइम में बाधा डाल रही थी और उसे यह कतई पसंद नहीं था। उसने तानिया को देखा और कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। कहीं जाना मत, ठीक है? हाँ, योर हाइनेस, उसने जवाब दिया। उसके कंधों का टेंशन स्पष्ट रूप से ढीला पड़ गया। जब आप वापस आएंगे तो मैं पेस्ट अप्लाई कर दूंगी। वो उठा, उसके पास गया और उसके हाथ से जा ले लिया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने कहा और कमरे से बाहर तेजी से निकल गया। और जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने जनरल पर चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने उसे जरूरी वर्क से डिस्टर्ब किया था जो किंगडम के लिए क्रूशियल था और जिस पर किंगडम का भविष्य निर्भर करता था। उसने सिचुएशन की गंभीरता बताई कि अरानिया का फेट इस पर निर्भर करता है। फैफनीर ने उसे पूरे समय सुना जब वो उसे कठोरता से डांट रहा था। जब वह शांत हो गया तो फैफनीर ने कहा, योर हाइनेस, प्रिंसेस मोरवा के फ्रेंड्स जियाडा और ऑर्ना पर आज सुबह अटैक हुआ। उन्हें एक सर्वेंट गर्ल ने लात मारी और असॉल्ट किया जिसे वे अब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने प्रिंसेस से इसकी कंप्लेन की है और वह तुरंत एक्शन लेने के लिए कह रही है। एल्टेनन ने एक लंबी और तेज सांस ली क्योंकि एंगर से वह भर गया था। ये वही लड़कियां थीं जिन्होंने तानिया को पीटा था। उसके हाथ मुट्ठी में कप गए, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। फैफनीर ने उसे उस फोये से होकर रास्ता दिखाया जो थ्रोन हॉल तक जाता था। मोरवा उन दोनों लड़कियों के साथ खड़ी थी। तीसरी लड़की उनसे कुछ कदम पीछे खड़ी थी। उन सबने उसे बो किया। मोरवा का एंगर उसके फेस के कड़े एक्सप्रेशन में दिख रहा था। एल्टेनन महसूस कर सकता था कि वह भड़कना चाहती थी, लेकिन खुद पर कंट्रोल कर रही थी। उसने सोचा, चलो मुझ पर चिल्लाओ मोरवा और मैं तुम्हें डंजन्स में भेज दूंगा।
मोरवा ने शुरू किया, मेरे फ्रेंड्स पर एक सर्वेंट गर्ल ने अटैक किया, योर हाइनेस। उसने नियंत्रित फिर भी धीमी आवाज में कहा, जैसे कि उस पर आरोप लगा रही हो कि वो अपने सर्वेंट्स को जो मन करे वो करने दे रहा है। ये बिहेवियर एक सर्वेंट की तरफ से अनएक्सेप्टेबल है। उसने अपनी फ्रेंड्स की ओर इशारा किया जिनके गाउन्स कीचड़ और पानी से गीले थे। एल्टेनिन खुलकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तानिया ने उसे प्राउड महसूस कराया। उसे मुस्कुराते हुए देखकर मोरवा का टेम्पर एक स्तर और बढ़ गया। यह कोई सिंपल मैटर नहीं है, योर हाइनेस। लड़की को पनिश किया जाना चाहिए। जियाडा और औरना तबाह लग रही थी। उनके फेसेस पर कीचड़ का लेप लगा हुआ था और वे पुराने विलो की तरह लटके हुए थे। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। हम मांग करते हैं कि सर्वेंट गर्ल आपके सामने पेश हो, जियाडा ने उदास आवाज में कहा। और उसे पनिश किया जाना चाहिए, औरना ने जोड़ा। उसने अपनी बाईं आर्म पर एक पतला ब्रूज दिखाया। उसने एक स्टोन उठाया और मुझ पर फेंका और फिर मुझे लात मारी। इतना ही नहीं, उसने हमें एक वल्गर लैंग्वेज में कर्स किया। वो कमीनी उसके बाद भाग गई। मैं मांग करती हूँ कि आप इस सर्वेंट गर्ल को ढूंढें और उसे सख्ती से पनिश करें, मोरवा ने कहा, जबकि वह मुश्किल से नियंत्रित फ्योरी से उबल रही थी, फिर भी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। एल्टेनिन ने उन झूठी लड़कियों पर अपनी नजरें से कोड़ी। सर्वेंट ने तुम पर अटैक क्यों किया? उसने पूछा। क्योंकि, मोरवा ने कहा। वे, जियाडा के पास बोलने के लिए जुबान है, एल्टेनिन ने उसे कठोरता से बीच में ही काट दिया। मोरवा उसकी अशिष्टता पर थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन शांत हो गई। हाँ, बिल्कुल, जियाडा ने हाँफते हुए कहा। हमने उसे खुले में बाथ लेने से रोका। वह नेकेड थी और स्ट्रीम में नहा रही थी जो सर्वेंट क्वार्टर्स के पीछे से बहती है। हमें शक है कि वह इसी तरह पैलेस में हॉर करती है। यह एक इंडिसेंट एक्ट है। जब हमने उसे रोका तो उसने हम पर भयानक तरीके से अटैक किया, औरना ने जोड़ा और मुंह फुलाया। देखिए, उसने अपने चेस्ट की ओर इशारा किया। उसने मुझे यहाँ लात मारी और फिर मेरे क्लोथ्स फाड़ दिए। उसके गाउन के फीते टूटे हुए थे, जो उसके ब्रेस्ट्स को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे थे। क्या देखना है? एल्टेनिन ने बिना किसी शर्म के कहा। वहाँ मुश्किल से कुछ है। एक पैनकेक की तरह एकदम नंगा और फ्लैट लग रहा है। एल्टेनिन ने अपनी आर्म उसकी वेस्ट के चारों ओर लपेटकर उसे अपने चेस्ट से कसकर पकड़ लिया और फिर अपना सिर हिलाया। मैं फाइन रहूंगा, उसने उदास फेस के साथ जवाब दिया। फिर उसने और गंभीर फेस बनाया। एक सीक्रेट स्क्राइब रखने का खतरा, उसने आह भरकर टीएस्क की आवाज निकाली, जैसे कि वह ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या कर रहा था। इस बार उसने प्लेट से सॉसेज उठाए और उसे दे दी, पूरी तरह से यह अनदेखे करते हुए कि वह कितनी घबराई हुई थी। जब उसने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने सॉसेज अंदर डाल दी और वह उसके चारों ओर अपने वर्ड्स बुदबुदाए। उसके होंठ एक खास अंदाज में हिले जिसने उसे कुछ चीजों की याद दिला दी और उसका चेस्ट एक गड़गड़ाहट के साथ वाइब्रेट हुआ। ये लड़की उसकी मौत बनने वाली थी। मैं नहीं चाहता कि मेनकर सोचे कि मैंने उसके स्क्राइब को मैलनरिश्ड रखा। उसने उसके हेयर को सूंघा और उसी में खो गया। उसने अपनी सॉसेज जल्दी से निगल ली। क्या आपका मतलब है कि आप हर उस व्यक्ति की इतनी निजी केयर लेते हैं जो आपके लिए कोई सीक्रेट जॉब करता है? उसने मासूमियत से पूछा। एल्टेनिन ने एक आईब्राव उठाई। नहीं, केवल स्क्राइब्स के लिए, उसने रूखेपन से जवाब दिया। उसने उसे और क्लोजर खींचा और उसकी पीठ उसके शाफ्ट से रगड़ खा गई। उसने अपनी इरेक्शन को कम करने के लिए हर दूसरी चीज के बारे में सोचने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर तानिया अब उसके स्वेलिंग के सहारे बैठी थी। उसकी नजर वापस जामे रखी पेस्ट पर पड़ी। अगर किंग उसकी इतनी केयर कर रहा है तो उसे भी यह जेस्चर दिखाना चाहिए कि वो उसके बारे में कंसर्न है ना? एल्टेनिन अपने गार्ड्स को अपना ब्रेकफास्ट लाने और अंदर न घुसने का ऑर्डर देने के लिए बाहर गया था। अगर वे उसकी सहमति के बिना लाइब्रेरी के अंदर आते हैं तो वह बस उनका सिर कलम कर देगा। ये उसके ऑर्डर्स थे। उसे अपने गार्ड्स पर भरोसा नहीं था और वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहा ताकि जब तक ब्रेकफास्ट नहीं आता वह उसकी गार्ड कर सके। तानिया उसके लैप से उतरने के लिए जितनी जल्दी हो सके खा रही थी और उसने ये सुनिश्चित किया था कि वह ट्रे पर रखा हर एक चीज पूरी तरह से खा ले। उसकी आर्म अभी भी उसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। क्या मैं उठ सकती हूँ, योर हाइनेस? उसने पूछा। उसका बॉडी इतना हॉट क्यों था? हाँ, तुम कर सकती हो, उसने अनिच्छा से जवाब दिया। उसने उसकी आर्म हटाने की कोशिश की, लेकिन यह एक पतली टहनी से एक लट्ठे को हिलाने जैसा था। जब वह उसके एब्रेस से बाहर निकलने में कामयाब रही तो वह सीधे जा की तरफ गई, उसे उठाया और कहा, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए, योर हाइनेस। ये हीलिंग पेस्ट कमाल की है। ये पेन को ठंडा करती है। वह जा खोलते हुए उसके पास भागी, जबकि एल्टेनिन ने उसे अपने फेस पर हौरा के साथ देखा। वह चाहता कि उसकी उंगलियां उसके मेंबर के चारों ओर लिपटी हों, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह नहीं। ये पेनफुल नहीं है, वह गरजा। तानिया ने उसे घूरा और वह उसकी जांच के तहत थोड़ा सा फड़क गया। किंग वाकई एक फंटास्टिक मैन थे। उसने उसे अपने स्वेलिंग पर बिठाकर फूड ही नहीं खिलाया, उसने ये भी कहा कि यह पेनफुल नहीं है। वह पिघल गई। योर हाइनेस, उसने उसका ब्यूटीफुल फेस देखते हुए कहा। वह उसके पास और क्लोजर चली गई, एक डॉलप निकाला और अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा। बस पीछे रेस्ट कीजिए और रिलैक्स। जैसे ही यह पेस्ट आप पर लगेगी आपको वंडरफुल महसूस होगा। एल्टेनिन जानता था कि वह मर जाएगा। वह दूरी बनाए रखने के लिए चेयर में सिकुड़ गया। तानिया, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। उसने उसकी मासूमियत को ठेस पहुंचाए बिना उसे समझाने की कोशिश की।
ये तो अचानक दरवाजे पर जोर से नॉकिंग हुई और वह खतरे से भरा गुर्राया। कौन है वहाँ? उसने पूछा। लॉर्ड का शुक्र है, वह बच गया। वह चेयर से कूदकर उठ गया। योर हाइनेस, फैफनीर ने बाहर से आवाज दी। प्रिंसेस मोरवा है वह सेंटेंस पूरी नहीं कर पाया। एल्टेनिन ने अपने दांत पीसे। उसे वाकई मोरवा से छुटकारा पाना था। वह तानिया के साथ उसके टाइम में बाधा डाल रही थी और उसे यह कतई पसंद नहीं था। उसने तानिया को देखा और कहा, मैं अभी वापस आता हूँ, कहीं जाना मत। ओके, हाँ योर हाइनेस, उसने जवाब दिया। उसके कंधों का टेंशन स्पष्ट रूप से ढीला पड़ गया। जब आप वापस आएंगे तो मैं पेस्ट अप्लाई कर दूंगी। वो उठा, उसके पास गया और उसके हाथ से जा ले लिया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने कहा और कमरे से बाहर तेजी से निकल गया। और जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने जनरल पर चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने उसे जरूरी वर्क से डिस्टर्ब किया था जो किंगडम के लिए क्रूशियल था और जिस पर किंगडम का भविष्य निर्भर करता है। उसने सिचुएशन की गंभीरता बताई कि अरानिया का फेट इस पर निर्भर करता है। फैफनीर ने उसे पूरे समय सुना जब वो उसे कठोरता से डांट रहा था। जब वह शांत हो गया तो फैफनीर ने कहा, योर हाइनेस, प्रिंसेस मोरवा के फ्रेंड्स जियाडा और ऑर्ना पर आज सुबह अटैक हुआ। उन्हें एक सर्वेंट गर्ल ने लात मारी और असॉल्ट किया जिसे वे अब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने प्रिंसेस से इसकी कंप्लेन की है और वह तुरंत एक्शन लेने के लिए कह रही है। एल्टेनिन ने एक लंबी और तेज सांस ली क्योंकि एंगर से वह भर गया। ये वही लड़कियां थीं जिन्होंने तानिया को पीटा था। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। फैफनीर ने उसे उस फोये से होकर रास्ता दिखाया जो थ्रोन हॉल तक जाता था। मोरवा उन दोनों लड़कियों के साथ खड़ी थी। तीसरी लड़की उनसे कुछ कदम पीछे खड़ी थी। उन सबने उसे बो किया। मोरवा का एंगर उसके फेस के कड़े एक्सप्रेशन में दिख रहा था। एल्टेनिन महसूस कर सकता था कि वह भड़कना चाहती थी लेकिन खुद पर कंट्रोल कर रही थी। उसने सोचा, चलो मुझ पर चिल्लाओ मोरवा और मैं तुम्हें डंजन्स में भेज दूंगा। मोरवा ने शुरू किया, मेरे फ्रेंड्स पर एक सर्वेंट गर्ल ने अटैक किया, योर हाइनेस। उसने नियंत्रित फिर भी धीमी आवाज में कहा, जैसे कि उस पर आरोप लगा रही हो कि वह अपने सर्वेंट्स को जो मन करे वो करने दे रहा है। ये बिहेवियर एक सर्वेंट की तरफ से अनएक्सेप्टेबल है। उसने अपनी फ्रेंड्स की ओर इशारा किया जिनके गाउन्स कीचड़ और पानी से गीले थे। एल्टेनिन खुलकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तानिया ने उसे प्राउड महसूस कराया। उसे मुस्कुराते हुए देखकर मोरवा का टेम्पर एक स्तर और बढ़ गया। यह कोई सिंपल मैटर नहीं है, योर हाइनेस। लड़की को पनिश किया जाना चाहिए। जियाडा और ऑर्ना तबाह लग रही थी। उनके फेसेस पर कीचड़ का लेप लगा हुआ था और वे पुराने विलो की तरह लटके हुए थे। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। हम मांग करते हैं कि सर्वेंट गर्ल आपके सामने पेश हो, जियाडा ने उदास आवाज में कहा। और उसे पनिश किया जाना चाहिए, ऑर्ना ने जोड़ा। उसने अपनी बाईं आर्म पर एक पतला ब्रूज दिखाया। उसने एक स्टोन उठाया और मुझ पर फेंका और फिर मुझे लात मारी। इतना ही नहीं, उसने हमें एक वल्गर लैंग्वेज में कर्स किया। वो कमीनी उसके बाद भाग गई। मैं मांग करती हूँ कि आप इस सर्वेंट गर्ल को ढूंढें और उसे सख्ती से पनिश करें, मोरवा ने कहा, जबकि वह मुश्किल से नियंत्रित फ्योरी से उबल रही थी, फिर भी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। एल्टेनिन ने उन झूठी लड़कियों पर अपनी नजरें से कोड़ी। सर्वेंट ने तुम पर अटैक क्यों किया? उसने पूछा। क्योंकि, मोरवा ने कहा। वे जियाडा के पास बोलने के लिए जुबान है। एल्टेनिन ने उसे कठोरता से बीच में ही काट दिया। मोरवा उसकी अशिष्टता पर थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन शांत हो गई। हाँ बिल्कुल, जियाडा ने हाँफते हुए कहा। हमने उसे खुले में बाथ लेने से रोका। वह नेकेड थी और स्ट्रीम में नहा रही थी जो सर्वेंट क्वार्टर्स के पीछे से बहती है। हमें शक है कि वह इसी तरह पैलेस में हॉर करती है। यह एक इंडिसेंट एक्ट है। जब हमने उसे रोका तो उसने हम पर भयानक तरीके से अटैक किया, ऑर्ना ने जोड़ा और मुंह फुलाया। देखिए, उसने अपने चेस्ट की ओर इशारा किया। उसने मुझे यहाँ लात मारी और फिर मेरे क्लोथ्स फाड़ दिए। उसके गाउन के फीते टूटे हुए थे जो उसके ब्रेस्ट्स को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे थे। क्या देखना है? एल्टेनिन ने बिना किसी शर्म के कहा। वहाँ मुश्किल से कुछ है। एक पैनकेक की तरह एकदम नंगा और फ्लैट लग रहा है। ऑर्ना का फेस चुकंदर जैसा लाल हो गया क्योंकि उसके हाथों ने तुरंत उसका चेस्ट ढक लिया। मोरवा उसके वर्ड से स्तब्ध थी, लेकिन उसने उस पर पलटकर कुछ नहीं कहा। उसके पिता ने उसे अपना टेम्पर कंट्रोल करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि आपको इस लड़की को ढूंढकर मेरे पास लाना चाहिए। मैं इस घटना को इतनी कठोरता से हैंडल करूंगी कि सर्वेंट्स अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार सोचेंगे। मैं उसे सख्ती से पीटूंगी। एल्टेनिन ने मोरवा को देखा। एंगा से उसकी ऑरा बाहर निकल रही थी। जब मोरवा डर से सिकुड़ गई तो वो फैफनीर की ओर मुड़ा। सर्वेंट गर्ल ने सर्वेंट क्वार्टर्स के बाहर स्ट्रीम में बाथ लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास बाथरूम्स में पर्याप्त रूम नहीं है। उसने अपने हाथ पीछे बांध लिए। यह मेरी तरफ से एक भयानक प्रदर्शन है। मैं सर्वेंट से माफी मांगना चाहूंगा और माफी के तौर पर वह अब से रोज जियाडा के बाथरूम में बाथ लेगी। आखिरकार जियाडा और ऑर्ना उसे बाहर नंगा नहाते हुए नहीं देखना चाहती है ना? उसने लड़कियों से पूछा। जियाडा और ऑर्ना उसे हक्का बक्का होकर घूरने लगी। जहां तक मोरवा की बात थी, उसका मुंह खुला रह गया। ओह, तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, प्रिंसेस मोरवा, एल्टेनिन ने हंसते हुए कहा और उसके पास से गुजरा। मच्छरों का सीजन आ गया है।
उसने अपने दिए गए जजमेंट के लिए उन्हें अपनी पीठ को घूरते हुए छोड़ दिया। अचानक वो मुड़ा और बोला, तुम दोनों अपने रूम से बाहर रहोगी जब तक सर्वेंट गर्ल बात नहीं ले लेती। हर दिन लड़कियों ने कांपते हुए सिर हिलाया और दबे स्वर में मोरवा को देखा। मोरवा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने अपनी गाउन के किनारे कसकर पकड़े जिससे वह सिकुड़ गई। खुशी खुशी एल्टेनन ने लाइब्रेरी की ओर अपनी चाल फिर से शुरू कर दी। उसके थॉट्स उसकी ब्यूटीफुल तानिया से भरे हुए थे। फैफनीर ने धीमी फुसफुसाहट में बीच में टोका, योर हाइनेस, निक्सस के बारे में इंफॉर्मेशन है। एल्टेनन अकड़ गया। हमारे स्पाइस को फेलिस के बारे में बहुत परेशान करने वाली इंफॉर्मेशन मिली है। उसकी सिस्टर से संबंधित कुछ। सिस्टर, एल्टेनन को गहरा सदमा लगा। एल्टेनन को ये समझ नहीं आ रहा था कि फैफनीर ने जो कुछ बताया उसमें सबसे चौंकाने वाला क्या था। कि फेलिस की एक सिस्टर थी, या फेलिस ने कथित सिस्टर को इतने लंबे समय तक कैसे छुपा कर रखा। क्या वह उसे अपने डीमंस के प्रजनन के लिए इस्तेमाल करने वाला था। फैफनीर ने सिर हिलाया। वह फेलिस की सौतेली बहन है, दूसरी माँ से, और ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे अच्छी तरह से गार्ड किया है क्योंकि फेलिस की तरह वह भी एक प्योर डेमन स्पॉन है और एक संभावित ब्रीडर है। एल्टेनन ने अपने हेयर में उंगलियां फेरी क्योंकि उसकी स्किन पर रोंगटे खड़े हो गए थे। अविश्वास उसकी रीढ़ से ऐसे नीचे सरका जैसे कोई मकड़ी रेंग रही हो। फेलिस अपनी ही सिस्टर को इतने विकृत पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जिस बहन के बारे में वह अभी सुन रहा था उसके बारे में अम्यूज्ड और इंट्रीग्ड महसूस कर रहा था। जब उसने आंखें खोली तो उसने दूर क्षितिज में देखा। हमें इसके बारे में अभी ही क्यों पता चला। मुझे यकीन है कि फेलिस ने इस इन्फॉर्मेशन को एक कड़ा सीक्रेट रखा होगा, लेकिन इतने सालों से हमारे स्पाइस क्या कर रहे थे। लड़की की एज क्या है। वो बहुत हेविली गार्डेड है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन निक्सस में से एक ने बताई थी जो जनरल जीबन पर हुए अटैक में शामिल था। उस निक्सा को बाद में शाइनिंग सी के पश्चिमी तटों पर मृत पाया गया। एल्टेनन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या होगा अगर वे किसी तरह लड़की को पकड़ सकें। वो खेलने के लिए एक मजबूत हैंड हो सकती थी। उसे अपने हाथों में लेकर वह फेलिस के साथ मोल भाव कर सकता था। और कौन जानता है, शायद उसे उस विनाश से बचा ले जिसका सामना उसे आखिरकार करना पड़ेगा। या क्या वह पहले से ही अपना फेट जानती थी। तुम उसके बारे में और क्या जानते हो, उसने पूछा। ज्यादा नहीं, फैफनीर ने कहा जैसे ही उसने थ्रोन हॉल का दरवाजा खोला। अंदर कई कॉटियर्स थे जो सब खड़े हो गए और उसे बो किया। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। वो केवल 17 साल की है और फेलिस उसके कम ऑफ एज होने का वेट कर रहा है। इसके अलावा हमें उसके लोकेशन के बारे में नहीं पता क्योंकि हमारे किसी भी स्पाई क्रोज या आउज ने इसका पता नहीं लगाया। उसने उसे भारी गार्ड्स के नीचे रखा हुआ है। हमारे स्पाई को शक है कि उसे डंजन्स में रखा गया है या क्रिम्सन माउंटेन्स में एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया गया है जो उसकी किसी वैली में छिपा हुआ है। एल्टेनन ने अविश्वास से फैफनीर को देखने के लिए अपना सिर झटक दिया। केवल 17, ये कैसे संभव था। क्या फेलिस के पिता अभी भी जिंदा और विराइल थे। वह बूढ़ा कमीना निश्चित रूप से एक्टिव था। या दूसरे थॉट ने उसे बेचैन कर दिया। फेलिस को डार्क आर्ट्स का मास्टर माना जाता था। क्या उसने किसी तरह अपनी सिस्टर के लाइफ को टाइम में फ्रीज कर दिया। उसके दिमाग में सैकड़ों सिनेरियोस पार हो गए। उसने सिर हिलाया। मुझे शाम तक किंगडम में उपलब्ध सभी स्पाइस के साथ एक मीटिंग चाहिए। उसे लड़की को ढूंढना और पकड़ना था। हाँ योर हाइनेस, फैफनीर ने कहा जैसे ही उसने उसे थ्रोन तक पहुंचाया। और मैं इस मीटिंग में एक भी कॉटियर को नहीं चाहता। फैफनीर ने खामोशी से सहमति में बो किया और फिर एक तरफ चला गया और मुड़ा। अपने हमेशा संदिग्ध ठंडी नजर से नोबल्स को देखा। जब तक कॉट खत्म होने वाला था एल्टेनन तानिया के पास वापस जाने के लिए बेचैन था। उसने उसे बहुत देर तक अकेला छोड़ दिया था। वह अकेली थी, नाजुक पॉइजनस वाइपर्स से भरे एक गार्डन में एक नाजुक फ्लावर की तरह, डीमंस के बीच एक एंजल की तरह। वह बेचैन हो गया और अपनी चेस्ट को रगड़ा, ये सोचते हुए कि वह अब तक भूखी और थकी हुई होगी। उसे खिलाने की उसकी जरूरत ने इस समय उसके जजमेंट पर हावी हो गई। उसने फैफनीर को देखा जो एक स्टैचू की तरह स्थिर खड़ा था। उसकी नजरें पूरे थ्रोन हॉल में घूम रही थीं। उसने सोचा कि क्या उसे तानिया के बारे में बताना चाहिए, लेकिन ये बहुत रिस्की होगा। उसका जनरल, हालांकि एक बहुत टाइट लिप्ड मैन था, सभी प्रकार के कैरेक्टर्स के साथ बातचीत करता था। क्या होगा अगर उसकी जुबान फिसल गई। बिल्कुल नहीं, वह तानिया के बारे में फैफनीर को कभी नहीं बताएगा और उसे खतरे में नहीं डालेगा। इसके अलावा फैफनीर अनअटैच्ड था। यह एक चीज थी जिसके बारे में एल्टेनन हमेशा सतर्क रहता था। और अब वो फैफनीर को अपनी मेट के लिए एक संभावित कंपटीशन के रूप में देख रहा था। एक धीमी गड़गड़ाहट उसके चेस्ट में वाइब्रेट हुई। योर हाइनेस, नोबल की आवाज उसे वापस कॉट में ले आई। एल्टेनन ने अपनी जो कस ली। क्या उसने आगस, जो मिनिस्टर ऑफ लेबर था, पर झल्लाया। नोबल के फेस पर आश्चर्य के साथ डर झलक रहा था। उसने किंग के डिसीजन के लिए 5 मिनट से ज्यादा वेट किया था। जब किंग ने जवाब नहीं दिया तो आगस ने अपना क्वेश्चन दोहराया। हमें अपनी लैंड्स में वैसल्स की संख्या बढ़ानी होगी। ऐसे और मैन हैं जो लैंड के लिए पे करने को तैयार हैं और बदले में आर्मीज में हमारी हेल्प करेंगे। हालांकि एल्टेनन के पास अरानिया में पहले से ही सबसे बड़ी आर्मी थी, यह ऑप्शन बुरा नहीं था। मैं देखता हूँ, उसने कहा और नोबलमैन को बर्खास्त कर दिया। वह अचानक अपने थ्रोन से उठा और कॉट को बर्खास्त कर दिया। उसे तानिया के पास वापस जाना था।
अब लंच के बाद का काफी टाइम हो गया था। जैसे ही वह कॉट से बाहर निकला, उसने देखा कि फैफनीर और गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए वह अपने बेडचेम्बर में गया और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। वहां से उसने एक सीक्रेट पैसेज, एक टनल लिया जो लाइब्रेरी तक जाता था। जब वह लाइब्रेरी पहुंचा तो तानिया को न देखकर उसके फेस से बीडी उतर गया। वह गायब थी। ग्रिम्वा बंद था और टेबल के सेंटर में करीने से रखा हुआ था, जिसके बगल में पार्चमेंट्स रखे थे और उनके ऊपर एक रिवा स्टोन रखा था। वे उसके द्वारा लिखे गए साफ टेक्स्ट से भरे थे। उसने अपने हेयर में उंगलियां धंसा दी। तानिया, एंग्जाइटी के कांटे उसकी स्किन में चुभ गए। एंगर उसके चेस्ट में भर गया। उसने उसे न जाने के लिए कहा था और फिर भी वह चली गई थी। वह गंभीरता से उसे अपने बेडचेम्बर में चेन से बांधने पर विचार कर रहा था। कांपते हुए सांस लेते हुए वह लाइब्रेरी से बाहर भागा। उसके निर्देशानुसार उसके आसपास एक भी गार्ड नहीं था। वह कहाँ गई? उसने हवा को सूंघा। ये दाईं ओर गया और उसे पता चला कि वह सर्वेंट क्वार्टर्स गई थी। क्या उसने खाया था? क्या वह किसी और के साथ थी? क्या वह किसी हैंडसम मैन से मिली? क्या वह उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था? उसकी मुठ्ठियां कसकर मुड़ गईं जब तक कि उसकी उंगलियों के जोड़ों में दर्द नहीं होने लगा। वह उस कमीने को मार डालेगा। हताश और बेबस महसूस करते हुए किंग सर्वेंट क्वार्टर्स की ओर बढ़े, तभी अचानक उन्होंने खुद को हाफ अ डजन गार्ड से घिरा पाया। एल्टेनन ने अपने दांत पीसे और वापस लाइब्रेरी जाने के लिए मुड़ा। उसे वहीं उसका वेट करना था। क्या होगा अगर वह वापस नहीं आई? इस थॉट ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि उसे लगा कि वह उसे वापस लाने और खींचकर लाने के लिए दौड़ पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत अधिक अटेंशन आकर्षित होगा। जबकि वह उसे वापस लाने के लिए बेहतरीन प्लान्स बनाता रहा, उसने उसके वापस आने का वेट किया। अब शाम का टाइम हो गया था और लाइब्रेरी उसी की तरह अंधकार में डूबी हुई थी। दरवाजे पर एक धीमी नॉक ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। वह वापस आ गई होगी, ये सोचकर वह उत्साहित हुआ और दरवाजा खोलने के लिए भागा, लेकिन वहां एक सर्वेंट थी जिसके हाथ में कैंडलैब्रम था। क्या मैं लाइब्रेरी में लाइट जला दूं, योर हाइनेस? उसने उसे वो करते हुए पूछा। एल्टेनन ने अपने हेयर में फिर से हाथ फेरा जब उसे एहसास हुआ कि बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका है। तानिया नहीं लौटी थी। उसकी इमोशंस बिखरी हुई थी। उसके आसपास खुश होने से लेकर अचानक उसके बारे में एंग्शियस और अफ्रेड होने तक। ऐसा था जैसे वह गायब हो गई हो। उसका दिल स्टटर करने लगा। वो उसे अपने पास रखेगा हमेशा के लिए। सर्वेंट को नजरअंदाज करते हुए वह तेजी से अपने बेडचेम्बर की ओर भागा। उसके पास बहुत वक्त था। तानिया ग्रिम्वा का अनुवाद खत्म करने के बाद अपने रूम में पहुंची थी। यह ज्यादा नहीं था क्योंकि भाषा रेपेटिटिव थी। उसने भाषा का जिस्ट समझ लिया था और उसे आम भाषा में बदल दिया था। उसने ये सब खत्म होने तक ऊपर नहीं देखा था, इस डर से कि किंग वापस आकर उसके वर्क को फिर से बाधित कर देगा। जैसे ही उसने अपना वर्क खत्म किया, वह बहुत हंग्री होकर अपने रूम में वापस आ गई। उसने ग्लेन से इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा था, लेकिन जैसे कि वो पहले से ही जानता था, वो उसके लिए उबली और काली मिर्च वाली वेजिटेबल से भरी एक ट्रेंचर और साथ में ड्राइड ब्रेड लाया था। वह इस मील को शांति से खाकर खुश थी। नींद एक मीठे सुर की तरह आई, उस ललबाई के टुकड़ों की तरह जो उसे याद था कि उसकी माँ उसे गाती थी। मेरी प्यारी छोटी तानिया, आसमान में छिपे एक स्टार की तरह। उसे सोने दो, उसे मत उठाना, नहीं तो वह उड़ जाएगी। लेकिन जल्द ही उसे नाइटमेयर्स ने घेर लिया। ममा, वह सिसकी। यहीं रहो तानिया, उसकी माँ ने कहा, एक महिला जिसकी फीचर्स धुंधली थी लेकिन आंखें साफ ग्रे थीं। चाहे कुछ भी हो, बाहर मत आना, ओके? उसने तानिया को जल्दी से एक क्लोजेट में धकेल दिया। मुझे तुम्हारे साथ जाना है मामा। छोटी तानिया रोई, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर खींचते हुए। उसकी मामा ने उसके सिर के पीछे सहलाया जैसे ही वो उसके सामने घुटनों के बल बैठी। उसके टीयर्स पोंछते हुए उसने उसके छोटे फेस को अपने हाथों में लिया और कहा, मेरी छोटी तानिया, मेरी बेबी, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मेरे बच्चे। सब कुछ खत्म होने तक यहीं छिप जाओ। वो झुककर उसके फॉरहेड पर केस तारांकन किया और उसकी फ्रॉक को सीधा किया। फरी फ्लीस के साथ एक ईयर वार्मर उसके बगल में जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठा लिया। इसे मत उतारना और अपनी आंखें बंद रखना, ओके? तानिया ने सिर हिलाया। पापी कहाँ हैं? एक जोरदार गर्जना भरी चीख हवा में गूंजी और उसकी मां सांस लेने में अटक गई। उसके फीचर्स पीले पड़ गए। छिप जाओ, जल्दी। उसने यह मफ उसके सिर पर रखा और उसे क्लोजेट में धकेल दिया। और अगली चीज जो तानिया को पता चली वह ये थी कि एक जोरदार विलाप ने उसके कानों पर लगे प्रोटेक्शन को भेद दिया। वह फर्श पर झटके से उठी। कुछ ढूंढ रही थी, किसी को। उसके गले के पीछे एक जोरदार चीख दब गई थी। हमेशा की तरह उसे स्वेटिंग हो रही थी और वह अपने नाइटमेयर को समझने की कोशिश करते हुए सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। क्या वे असली थे या उसके अशांत दिमाग की मैनिफेस्टेशंस? जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने महसूस किया कि उसका रूम अंधेरे के आवरण में ढका हुआ था। तानिया अपने रूम में रखी अकेली कैंडल को जलाने के लिए उठी जो उसके पिक्चर के साथ एक लंबी ट्रेसल टेबल पर रखी थी। हालांकि जिस पल उसने ऐसा किया, उसने महिलाओं के जोरदार चीखने की आवाज सुनी। कृपा करके हमें मत मारो, एक ने ऐसे कहा जैसे वो प्लीडिंग कर रही हो। हमें नहीं पता कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो। बाहर क्रीक में कोई बात नहीं लेता। तानिया ने हवा में एक विप के फटने की आवाज सुनी और उसके बाद एक जोरदार थ्वैक और फिर एक महिला की चीख सुनाई दी।
उसने कुछ और कहा, लेकिन तानिया का दिल उसके कानों में इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह बाकी कुछ नहीं सुन पाई। क्या वे उसे ढूंढ रहे थे? एक रिफ्लेक्स पर वह ग्लेन को ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन जिस पल उसने दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाया, उसने सोल्जर्स के भारी कदमों की आवाज सुनी। वह डरी हुई थी कि उसे पनिश किया जाएगा। तानिया ने ये देखने के लिए अपना सिर चारों ओर घुमाया कि छिपने की कोई जगह है या नहीं। अगर ग्लेन आ जाता तो वह बच सकती थी। सभी सर्वेंट रूम्स के दरवाजों पर जोर से नॉक्स हो रहे थे। सोल्जर्स अपराधी को ढूंढ रहे थे। अगर तुम लड़की को हमें नहीं सौंपती हो तो हम तुम सबकी खाल उतार देंगे। एक जोरदार तीखी आवाज आई, जियाडा की, हमें लड़की सौंप दो और हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। तानिया ने अपने हैंड्स को अपने मुंह पर दबाया क्योंकि उसके फेस से बीडी उतर गया था। अगर वह बाहर जाकर उस क्राइम को स्वीकार नहीं करती जो उसने कभी नहीं किया, तो हर कोई भुगतेगा। उसके दिल में ठंडे पानी की बाल्टी की तरह बेचैनी भर गई। वह अपनी वजह से दूसरों को कैसे भुगतने दे सकती थी? वह इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती थी? लेकिन वह एक चीज पर शॉक्ड थी, किंग एल्टानिन के किंगडम में कोई भी उसके सर्वेंट्स को पीट सकता था या मार सकता था और उसे परवाह भी नहीं थी। वह न केवल क्रूल और मर्सलेस था, बल्कि वह उन यातनाओं के प्रति इंडिफरेंट था जो उसके सर्वेंट्स उनके हाथों से सहते थे, जो उसके लैंड के भी नहीं थे। कम से कम सेटस मोनेस्ट्री एक तरह से बेहतर था कि बाहरी लोग सर्वेंट्स को यातना नहीं दे सकते थे। कौन सी लड़की? एक सर्वेंट विलाप की। हम में से कोई उसके बारे में नहीं जानता। उसके फेस पर एक जोरदार स्लैप पड़ा। सर्वेंट दर्द से चीखी, दया करो। तानिया की मुट्ठियां कसकर गोलों में बदल गईं। उसे बाहर आना पड़ा, नहीं तो ये कानज का कारण बनेगा जिसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगी। एक अच्छी स्पाई होने के नाते उसे मैटर शांत होने तक भाग जाना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब था इनोसेंट लोगों पर और लैशेस। इस थॉट ने उसे अपनी एथिक्स पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। वह एक डिलेमा में थी। क्या करे? वह सोचने लगी कि क्या वह उस रोल के लिए फिट भी है जो उसे निभाना था। किंग के गॉड का एवटार होने का कोई संकेत नहीं था। वह पूरी तरह से एक शेमलेस मैन था। क्या गॉड्स उसकी तरह शेमलेस होते हैं और इस हद तक क्लिंगी भी? उसके गाल जल उठे जब उसे याद आया कि कैसे उसने उसे अपनी लैप में खींचा और अपने हाथों से फूड खिलाया। ऐसा कौन करता है? उसे इस बात पर शक होने लगा कि उसे उसके मिशन के बारे में पता चल गया है और वो उसे कजोलिंग कर रहा है ताकि वह अपना पर्पस उगल दे। उसका इनोसेंट हार्ट यह नहीं सोच सकता था कि किंग का कोई और मिशन हो सकता है। नहीं, एक और चीख कॉरिडोर में गूंज उठी क्योंकि और सर्वेंट्स को बाहर खींचा गया। तानिया ने अपने हार्ट को मजबूत किया। बस, वह हाँफते हुए बोली। वह अन्य सभी सर्वेंट्स को बचाने के लिए खुद को पेश करने जा रही थी, और इस बीच उसे उम्मीद थी कि किंग उसकी अनुपस्थिति को नोटिस करेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि वो प्रिंसेस मोरोवा से मैरिज करने वाला था और जियाडा उस प्रिंसेस से जुड़ी हुई थी। वह संभवतः जो कुछ भी जियाडा कर रही थी या करने वाली थी, उसमें अबेट करने वाला था। वह अपने रूम के दरवाजे की ओर बढ़ी और जैसे ही वो उसे खोलने वाली थी, उसके पीछे से एक धीमी और खतरनाक गुर्राहट निकली। तानिया अपनी एड़ी पर घूमी क्योंकि उसका हाथ उसकी रिबकेज से बाहर निकल आया था और उसकी आंखें फैल गईं जब उसने एक विशाल ब्लैक वुल्फ को देखा जो लगभग ग्लेन जितना लंबा था, मसल और चमकदार फर का एक ठोस द्रव्यमान। उसके होंठ पीछे हटे हुए थे, उसके नुकीले फैंग्स दिखाई दे रहे थे और वो खतरनाक ढंग से गुर्रा रहा था। उसका ब्यूटीफुल मिडनाइट फर उसके रूम की कैंडल लाइट में चमक रहा था और बाल खड़े थे। एक लंबे मोमेंट के लिए उसकी नजरें उससे मिली रहीं। उसकी स्किन पर दाने निकल आए थे जब उसने उसकी आंखों से सिल्वरी ब्लू चमकते हुए देखा। कैलमन्स हॉर्न्स, उसने एक कर्कश आवाज में कहा। उसका बॉडी कांप रहा था जैसे ही वुल्फ उसके पास आया। वह तेजी से घूमी और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन वुल्फ कमरे को पार करके कूदा और उसे अपने नीचे दबा लिया। उसने अपने पॉ को उसकी पीठ पर ऐसे रखा जैसे उसे दरवाजा खोलने से रोक रहा हो। उसने उसे देखने के लिए अपनी गर्दन दाईं ओर घुमाई, जबकि वह हर उस डेटी से प्रेम कर रही थी जिसके बारे में वह सोच सकती थी। और जब उसने ऊपर देखा तो उसने उसके चेहरे के ठीक ऊपर उसकी थूथन पाई। वह जम गई। उसकी धीमी गड़गड़ाहट एक गहरी गुर्राहट में बदल गई और उसने उसकी सांसें छीन ली। उसकी आंखें फिर से चमकी। वे हल्की लाइट में किनारों पर सिल्वरी चमक रही थी। डर ने अपने पंजे उसमें गाड़ दिए। उससे निकलने वाली आवाज एक अशुभ थ्रेट थी। एल्टेनिन उस पर गुर्राया, पहले एंगर से कि वो उसके पास वापस नहीं आई और फिर फ्रस्ट्रेशन से कि वह अपनी लाइफ को खतरे में डालने जा रही थी। वह अपने गार्ड्स से बचने के लिए अपने बेडचेम्बर में भागा था। फिर वह शिफ्ट हुआ और नाइट की आड़ में एक सीक्रेट पैसेजवे से पैलेस से बाहर निकल गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पीछा न करे, वह फॉरेस्ट की ओर भागा। एक बार जब वह फॉरेस्ट में था और उसे यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई नहीं आया है, तो वह सर्वेंट क्वार्टर्स की ओर भागा और उसके सेंट को सूंघकर उसका रूम ढूंढा। हालांकि जब वह उसके रूम में पहुंचा तो उसने बाहर हो रहे कमोशन को सुना। उसका पहला इंपल्स जियाडा का गला चीर देना था। उसने अपने पॉ को उसके ऊपर से हटा लिया जब उसने देखा कि वो उसके नीचे स्पष्ट रूप से शांत थी। वो उसके डर को महसूस कर सकता था, इसलिए वो उससे पीछे हट गया। लेकिन उसके दुख की बात, तानिया जल्दी से उठी और एक चीख को दबाते हुए दरवाजे की ओर लपकी। वो उस पर झपटा, शिफ्टिंग करते हुए। उसके बॉडी की हर बोन चटक गई और फिर से बन गई क्योंकि उसका मिडनाइट फर उसके बॉडी के हर इंच से पीछे हट गया। उसके पॉज ऊपर उठे और कुछ ही सेकंड्स में वो उसके सामने नेकेड खड़ा था।
तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, उसने एक अटपटी आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं। उसने देखा कि वह अपने कंधे पीछे खींचे हुए और आंखें ट्रेसल टेबल पर रखी ट्रेंचर जितनी बड़ी किए हुए उसी जगह पर जम गई थी। दरवाजे पर एक जोरदार नॉकिंग हुई। मेरे साथ चलो, उसने धीमी आवाज में ऑर्डर दिया। ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तानिया मदद नहीं कर सकी लेकिन चीख पड़ी जब वह अपनी पूरी नेकेड ग्लोरी में आगे बढ़ा। खोलो, गार्ड ने बाहर से चिल्लाया। वह इतनी जोर से नॉकिंग कर रहा था कि दरवाजा हिल गया। अंदर कौन है? उसने दरवाजा और जोर से पीटा। एल्टेनन ने अपनी आंखें घुमाई। उसे यकीन था कि उसके गार्ड ने उसकी उपस्थिति को सूंघ लिया है और शक कर रहा है कि क्या हो रहा है। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज अभी भी दबी हुई थी। वह अपनी नेक तक शर्मा रही थी और अपनी आंखें उसके चेस्ट के ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। ये क्वेश्चंस का टाइम नहीं है, वह गरजा। गार्ड जोर से चिल्लाया। खोलो। एल्टेनन ने दूसरी तरफ जियाडा को सुना। लड़की जरूर अंदर है, इसलिए वह दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा तोड़ दो। मैं तानिया अपना सेंटेंस पूरा कर पाती इससे पहले एल्टेनन ने उसकी थाइस पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया जैसे उसका कोई वेट न हो। उसने उसे अपने कंधे पर फेंका और अगले ही मोमेंट वह विंडो से कूद गया। जैसे ही वह फुर्ती से बाहर उतरा, दरवाजा खुल गया। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसे लेकर भागा, सीक्रेट पैसेजवे से होते हुए वापस अपने बेड चेम्बर तक। उसने उसे विरोध करते हुए सुना, लेकिन उसे वापस सेफ्टी में लाने से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। जहां तक जियाडा की बात थी, उसके लिए उसके पास प्लान्स थे। उसका बेडरूम उसके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस था। एल्टेनन ने उसे अपनी बॉडी से फर्श पर नीचे सरका दिया। उसकी सांस रागद थी और वह अपनी ऑनिक्स आंखों से उसे घूरते हुए अपने जॉस को कसकर भींच रहा था। अब जब वह उसके साथ थी तो वह तेजी से बेहतर महसूस कर रहा था। उसका सारा फ्योरी और रेज गायब हो गया था और उसकी नर्व्स केवल उसके टच को महसूस करके शांत हो गईं। उसने उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था। जैसे ही वह फर्श पर आई, वह उससे कुछ दूरी बनाए रखने के लिए पीछे हट गई। उसके गाल बीटरूट रेड हो गए थे। जब उसने उसके चेस्ट को देखा तो उसके दिमाग ने वर्क करना बंद कर दिया, कहीं और देखने से इनकार कर दिया। यहीं रहो, उसने अपनी ऑरा जारी करते हुए उसे ऑर्डर दिया। वह सिकुड़ गई और खामोशी से सिर हिलाया। मैं अभी वापस आता हूँ, इतना कहकर वह अपने बाथरूम की ओर बढ़ा। वह अब क्लोथ्स पहनकर रूम में वापस आया, एक व्हाइट ट्यूनिक और नेवी ब्लू पैंट्स जिसके साथ उसकी मस्कुलर बाइसेप्स पर वैम्ब्रेसेस थे। उसने देखा कि वह अभी भी उसी जगह पर जमी खड़ी थी। वह जानता था कि जो कुछ हुआ उससे वह शॉक्ड थी, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे हाथ के पास काउच तक धीरे से खींचा। उसने उसके कंधों पर अपने हैंड्स रखे और उसे बैठने के लिए कहा। एक बार जब वह बैठ गई तो उसने उसके सामने स्लाइस्ड फ्रूट की एक ट्रे रखी। इस चेम्बर को छोड़कर मत जाना, अगर तुम ऐसा करती हो तो मेरे गार्ड्स तुम्हें देख लेंगे और फिर तुम्हारी सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी, उसने प्लीडेड किया। वह एकदम सीधी बैठी थी। उसने उल्लू जैसी आंखों से उसे देखा और कहा, योर हाइनेस, आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वे सर्वेंट्स मेरी वजह से विप्ट किए जा रहे हैं। मुझे वापस जाना चाहिए। एल्टेनन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की इतनी आसानी से खुद को डेंजर में डालने के लिए तैयार थी। सेल्फ प्रेजर्वेशन का क्या? ये किस तरह की स्पाई थी? कितनी नोविशिएट। उसने अपनी इस गाइडलेस मेट पर अपने होंठ भींचे क्योंकि उसका हार्ट उसके लिए वार्मथ और भयंकर प्रोटेक्शन से भर गया था। उसने कहा, सबसे पहले वे सर्वेंट्स तुम्हारी वजह से विप्ट नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें उन महिलाओं के इन्फ्लेटेड ईगोज की वजह से पीटा जा रहा है। दूसरी बात, मैं तुम्हें कमांडिंग कर रहा हूँ कि कहीं मत जाना। तानिया उसकी कमांड सुनकर अपनी जगह पर सिकुड़ गई। किंग उसे बहुत कुछ ऑर्डर दे रहा था, लेकिन किंग्स यही करते हैं, है ना? उन्हें अपनी अथॉरिटी दिखाना पसंद होता है। एल्टेनन को ये पसंद नहीं आया कि उसने उससे कैसे बात की, लेकिन बहुत कुछ दांव पर लगा था। वह एक अशांत नदी में खुद को थामे हुए एक नाजुक पेटल थी। उसे हर कीमत पर उसकी प्रोटेक्ट करनी थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अगर उसके दुश्मन को पता चला कि वो उसकी मेट है तो उसके साथ क्या होगा। वे उस तक पहुंचने के लिए उसे मार डालेंगे या उसका फायदा उठाने के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे। दोनों थॉट्स से उसे क्वीजी महसूस हुआ। उसके पैलेस में होने के कारण उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं था, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी मैन पर भी नहीं। वह अतीत में कई महिलाओं के साथ रहा था, लेकिन उसने कभी यह बेसिक इंस्टिंक्ट महसूस नहीं किया जिसने उसे प्रेरित किया, नहीं, उसे धकेला कि वह अपनी लाइफ से उसकी प्रोटेक्ट करे। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह पानी हो और वह एक मछली। पानी के बिना वह मर जाएगा। यह ऐसा था जैसे उसे केवल उसके लिए बनाया गया हो। इस अचानक रियलाइजेशन ने उसकी रीढ़ में एक कंपन भेज दिया। उसके अंदर कुछ उसे सीक्रेट गार्डन में गोल्डन एप्पल ट्री के साथ ले जाने के लिए उकसाया और जब तक वह वापस नहीं आता तब तक उसे ड्रैगन स्पिरिट की प्रोटेक्शन में वहीं छोड़ दे। उसके बॉडी पर बना ड्रैगन टैटू सहमति में गुनगुनाते हुए थोड़ा सा रेंग गया। जब तानिया ने कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी सनकरी नजरें उस पर टिकाते हुए कहा, ओके ओके। उसने धीरे से सांस ली और एक कड़ा सिर हिलाया। क्या तुम प्रॉमिस करती हो? उसने जोर देकर कहा। उसे यकीन नहीं था कि उसकी लैम्प भागने की कोशिश करेगी या नहीं। उसके पास कोई चेन नहीं थी जिससे वह उसे बेडरूम में रहने के लिए जकड़ सके, इसलिए उसे चेन की जगह उसे यहाँ बांधने के लिए अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ा।
उसने उसके जवाब का वेट किया जब उसने उसके हैरान एक्सप्रेशन को देखा। तानिया ने अपने होंठ भींचे और उसे एक और कड़ा सिर हिलाया। मैं प्रॉमिस करती हूँ। एल्टेनिन थोड़ा शांत हुआ और फिर आह भरी। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। वो पीछे हटा और फिर जाने के लिए मुड़ा। बाहर जाते समय उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और कामना की कि उसके बेडचेम्बर के दरवाजे पर ताला लगाने के लिए एक की हो। वह तुरंत एक बनवाने वाला था। जैसे ही वह बाहर निकला, गार्ड्स ने उसे घेर लिया। उन्होंने वो किया और फिर उसके पीछे चलने लगे। पूरे कॉरिडोर की लेंथ पार करने के बाद वे एक मोड़ पर मुड़े और एक पैटियो दिखाई दिया। वहां कई वुडन बेंचेस थे जो ट्री ट्रंक से बनाए गए थे, जिसके सेंटर में एक बड़ा फायर पिट था और चारों ओर घने विलो ट्रीज थे जिसने ऊपर एक कैनपी बना रखी थी। जैसे ही वह उसमें से गुजरा, उसने सोचा कि तानिया को यहाँ लाना कैसा होगा। छिपा हुआ, फिर भी नहीं। बीडी उसके ग्रॉइन की ओर गया और एक धीमी गड़गड़ाहट उसके चेस्ट में वाइब्रेट हुई। केवल इस थॉट से ही उसकी सांसों में रुकावट आ गई। जब केवल इमेजिनेशन से ही उसे ऐसा हो रहा था, तो वास्तव में ऐसा करना कैसा होगा। अब उसे एहसास हुआ कि इतने सालों से यह उसकी डेस्टिनी थी कि वो किसी से मैरी न करे और अपनी तानिया का वेट करे। वह सर्वेंट क्वार्टर्स पहुंचा और देखा कि 50 सोल्जर्स की एक यूनिट इमारत को घेरे हुए थी। जैसे ही एल्टेनिन सर्वेंट क्वार्टर्स पहुंचा, उसने माइंड लिंक खोला और सभी को जो वे कर रहे थे उसे रोकने का ऑर्डर दिया। वह सोल्जर जो जियाडा और ऑर्ना के ऑर्डर्स पर एक सर्वेंट को लैशिंग दे रहा था, तुरंत रुक गया। वे जम गए क्योंकि एल्टेनिन की ऑरा ने माइंड लिंक के माध्यम से उन्हें जकड़ लिया। किंग की कमांड में इतनी पावर थी कि कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। एल्टेनिन वहां बढ़ा जहां सोल्जर्स तानिया के रूम के सामने जमा हुए थे। रेज उसके अंदर तेजी से फैल गया। उसके चेस्ट से एक जंगली गुर्राहट निकली जब उसने देखा कि उसके रूम का हर आइटम पलट दिया गया था। बेड टूटा हुआ था, उसके क्लोथ्स फर्श पर चारों ओर बिखरे हुए थे, उसका छोटा सा बैग फाड़ दिया गया था और मिट्टी का पिचर टूट गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने उस गार्ड से डिमांड किया जो हाथ में एक विप लिए रूम में खड़ा था। किंग को देखकर गार्ड ने अपनी जोक कस ली। किंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आप नाराज करने पर विचार करना चाहेंगे। वो खतरनाक, तेज और पूरे अरानिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था। उसे घायल करना मुश्किल था, किल करना तो दूर की बात है। और इतना ही नहीं, अगर वह अपनी विल उन पर थोपना चाहता तो वह दूसरों को कोर्स करने में सक्षम था। इस समय गार्ड उसे वो करने के लिए उस कंपल्शन के अधीन था। ये लेडी जियाडा का ऑर्डर था, उसने जवाब दिया। अल्फा की आंखों में देखने में सक्षम नहीं था। जियाडा ने पलक झपकाए और फिर धीरे से एल्टेनिन को देखा। उसकी मुठियां उसकी बगलों में कसकर बंद थीं। एल्टेनिन ने कुछ नहीं कहा। उसकी तीखी नजरें उसे डराने के लिए काफी थीं। मैंने उनसे लड़की को ढूंढने के लिए कहा था, योर हाइनेस, उसने धीमी, कर्कश आवाज में कहा। मैं उसे स्मेल कर सकती हूँ। वो इसी रूम में छिपी हुई है। मैं उसे खींचकर बाहर निकालने और डंजन्स में फेंकने आई थी ताकि उसे पनिश किया जा सके। मुझे लगता है कि प्लान ड्रिका के किंगडम में तुम क्या सोचती हो यह इररिलेवेंट है। एल्टेनिन ने उस महिला को चुप करा दिया। लेकिन योर हाइनेस, उसने मुझ पर असॉल्ट किया, जियाडा ने जोर दिया। वह इस इंसल्ट को पचा नहीं पाई। एक सर्वेंट गर्ल उसे कैसे लात मार सकती थी। एल्टेनिन की जो कस गई क्योंकि उसकी आंखें उससे मिली। उसकी आंखों में डार्कनेस भयावह थी। वह कांप गई क्योंकि उनके चारों ओर की हवा टेंशन से हिल उठी थी। उसने महसूस किया कि उसने किंग को बहुत ज्यादा धकेल दिया था, लेकिन उसका ईगो उसके रीजनिंग में बाधा डाल रहा था। क्या मैंने इसके लिए अपना जजमेंट पहले ही नहीं सुना दिया? उसके एक्सप्रेशन में इतनी कोल्डनेस थी कि यह सबके लिए एक तरह की वार्निंग थी। जिस तरह से उसने इस मोमेंट खुद को पेश किया, उसने जियाडा में एंग्जाइटी भर दी। वह पीली पड़ गई। उन पर खामोशी का एक तनावपूर्ण मोमेंट छा गया। आपने किया था, योर हाइनेस, उसने कहा जैसे ही उसके होंठ कांपे। लेकिन उसने उसे बीच में ही काट दिया जब उसने अपने गार्ड्स को देखा और गरजा, तुम सब इस किंगडम में किसके ऑर्डर्स का पालन करते हो, मेरे या लेडी जियाडा के? उसने अपनी नजरें सभी गार्ड्स पर घुमाई। क्या तुम सब मेरे प्रति लॉयल्टी का नाटक कर रहे हो? एल्टेनिन ने गार्ड्स को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इस पैलेस के सर्वेंट्स को विप करने और उनका वायलेट करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैलेस में रैम्पेज करने की जबकि यह इस लैंड के लॉ के खिलाफ है? इसे मेरे पैलेस पर इन्वेजन माना जाता है। जो उसने कहा वह सच था। गार्ड्स उसके ऑर्डर्स के बिना इस तरह रैम्पेज नहीं कर सकते थे। और एल्टेनिन ने अपने जीवन काल में कभी भी अपने सर्वेंट्स के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं किया था। वो नफरत करता था जिस तरह से अन्य किंगडम्स अपने सर्वेंट्स के साथ व्यवहार करते थे। इनोसेंट ओमेगास जो कभी वुल्व्स में नहीं बदले, उन्हें जीने का समान राइट था। उसने बहुत पहले लॉ पारित कर दिया था कि हर ओमेगा जो सिस्टम के खिलाफ जाता है, उसे एक निष्पक्ष ट्रायल दिया जाएगा। जियाडा ने अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। जिस कसकर उसने ड्रेस को पकड़ा था, उससे उसकी फिंगर्स में दर्द हो रहा था। उसने थोड़ी करज भरी और एंगर से भरी धीमी आवाज में कहा, अगर यह मेरा किंगडम होता तो लड़की को न केवल डंजन्स में फेंका जाता, बल्कि उसे गर्म आयन से दागा जाता और फिर नग्न घुमाया जाता। एल्टेनिन शांत रहा। गार्ड्स में से एक ने सहमति में गुर्राया। किसी की कोई हरकत नहीं हुई। सर्वेंट गर्ल मेरे सामने कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। एल्टेनिन की चुप्पी को देखकर जियाडा की आवाज बुलंद हो गई। मैं यहाँ खुद से नहीं आई हूँ। ये प्रिंसेस मोरवा का भी ऑर्डर था।
अब जब आप उनसे मैरी कर रहे हैं तो आपको उनकी विशेस पूरी करनी होंगी, और वह चाहती हैं कि लड़की को डंजन्स में फेंक दिया जाए और फिर फांसी दे दी जाए। और अगर आप यह नहीं चाहते हैं तो उसे ड्रका की बॉर्डर पर सोल्जर्स की एक यूनिट में भेजा जा सकता है। वे नीडफुल कर देंगे। फफनीर तब तक आ चुका था और वह अपने आर्म्स को अपने चेस्ट पर क्रॉस करके दरवाजे के पास खड़ा था। अपने फेस पर एक अशुभ लुक के साथ फफनीर ने उसकी दिशा में सिर झटका। लेडी जियाडा, आप बात करने का टर्न खो रही हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि आप चुप हो जाएं। नहीं, उसे बोलने दो, एल्टेनन ने एक ठंडी घातक आवाज में कहा। जियाडा हमारी गेस्ट है और उसे अपने माइंड की बात कहने का राइट है। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और मैं उसे सुनना चाहूंगा। फफनीर के होंठ पतले हो गए और उसका हाथ उसकी स्वॉर्ड की मूठ पकड़ने के लिए गया। जियाडा ने फफनीर को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जो मैं कह रही हूँ वह करेक्ट है। अगर सर्वेंट्स नोबल्स पर इतनी खुलेआम असॉल्ट कर सकते हैं तो यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई शांति से रह सके। आपको सर्वेंट्स के संबंध में अपनी पॉलिसीज बदलनी चाहिए और उनके साथ अप्रोप्रिएटली ट्रीट करना चाहिए। आपको ऐसे ऑफेंसेस के लिए उन्हें पनिश करना चाहिए। आप एक सर्वेंट गर्ल को मुझ पर चूज नहीं कर सकते। उसने कसम खाई। उसका फेस बिगड़ गया और लाल हो गया क्योंकि उसने अपने आसपास के वुल्व्स को देखा। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रिंसेस मोरवा कभी ऐसी फ्रीडम की अलाउ नहीं करेगी। एक सर्वेंट है, बिना वुल्फ के एक ओमेगा, वीक और यूजलेस, किंगडम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उसने अपनी आंखों से एक्यूजेशन टपकाते हुए एल्टेनन को घूर कर देखा। मैं मांग करती हूँ कि लड़की को ढूंढा जाए। वो कुछ ही मोमेंट्स पहले यहीं थी और फिर डिसअपियर हो गई। फफनीर अपनी जगह पर हिला और जिस तरह से जियाडा ने किंग से बात की उससे उसने अपनी स्वॉर्ड को शीट से आधा बाहर खींच लिया। जियाडा सहम गई। एल्टेनन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। इसने जियाडा को प्रोत्साहित किया। उसने जारी रखा, क्या मुझे ये बिलीव करना चाहिए कि जिस सर्वेंट गर्ल ने मुझे लात मारी वह मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसने एल्टेनन की ओर इशारा किया। क्या आप, मेरी प्रिंसेस के भविष्य के हस्बैंड, मुझे उसे पनिश करने के राइट से इनकार करते हैं और मेरे ऊपर सर्वेंट गर्ल को चूज करते हैं? मैं क्या चूज करता हूँ ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, एल्टेनन धीरे से बोला। हवा टेंशन से इतनी घनी थी कि कोई उसे आरी से काट सकता था। यह इतना सफोकेटिंग था कि सांस लेना मुश्किल था। और मैं सर्वेंट्स को तुम्हारे ऊपर चूज करता हूँ। जियाडा ने आपा खो दिया। उसने अपने होंठ पीछे खींचे। उसके फैंग्स लंबे हो गए। प्रिंसेस मोरवा आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी। वो कभी भी एक सर्वेंट बिच को मुझ पर चूज नहीं करेगी। वो उसे अब तक मरा हुआ और जमीन में 20 फीट नीचे दफन कर चुकी होती। वो मुझे इतना महत्व देती हैं। उसके वर्ड्स हवा में लटके रहे जिससे टेंशन और बढ़ गई। एक हार्टबीट बाद एक जोरदार गुर्राहट के साथ हवा की एक वुश हुई। फफनीर थोड़ा पीछे हट गया। जिस जगह एल्टेनन खड़ा था वह अब खाली थी। जियाडा अब उस जगह पर नहीं थी जहां वह पहले थी। एल्टेनन ऐसे चला जैसे वह हवा के हॉर्सेस को दौड़ा रहा हो। अगली चीज जो फफनीर ने देखी वह थी एल्टेनन का अपनी बाईं फोआर्म को जियाडा की नेक में दबाना। गार्ड्स जम गए जब उन्होंने देखा कि उनके किंग कितनी जल्दी चले। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ जियाडा कि तुम इस किंगडम से बिलोंग नहीं करती हो। तुम्हारे पास प्रिंसेस मोरवा के नाम पर मुझे ऑर्डर देने की परमिशन नहीं है। तुम एक महत्वहीन महिला से ज्यादा कुछ नहीं हो जो दूसरे लोगों के कोटटेल्स पर सवारी करना चूज करती है। मुझे तुम्हारी ओपिनियन या तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस की कोई केयर नहीं है। एल्टेनन का फेस जियाडा से बस कुछ इंचेस दूर था, जिसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। जब फफनीर ने तुम्हें चुप होने के लिए कहा था तब तुम्हें रुक जाना चाहिए था। वास्तव में अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे अतिरंजित प्रेस्टीज के साथ सर्वेंट्स क्वार्टर्स से बाहर निकलने की अलाउड कर देता। लेकिन जो तुमने किया है उसे ट्रीजन माना जाता है। तुमने मेरे सर्वेंट्स को विप किया, सुझाव दिया कि मुझे सर्वेंट गर्ल को भीड़ में नग्न घुमाना चाहिए और उसे डंजन्स में फेंक देना चाहिए। अगर वह यहाँ होती तो तुमने उसे डंजन्स में खींचने के लिए मेरे गार्ड्स का इस्तेमाल किया होता और मुझे इसके बारे में कभी पता नहीं चलता। गार्ड के उसे खींचने के थॉट ने उसके बीस्ट को अंदर ही अंदर नोच डाला। मैं एल्टेनन का दाहिना हाथ हिला और अगले ही मोमेंट उसने उसकी थ्रोट में एक डैगर घुसा दिया। डैगर उसकी थ्रोट से गुजरा और उसे वॉल से जड़ दिया। और ना की चीख रूम में भर गई जैसे जियाडा के वर्ड्स एक गगल में खत्म हो गए। बीडी उसके फेस और क्लोथ्स पर हर तरफ फैल गया। उसने जियाडा को छोड़ दिया, घुटनों पर खड़े गार्ड की ओर मुड़ा और उसकी नेक काट दी। उसका धड़ फर्श पर गिर गया। उसका बीडी उसकी कटी हुई नेक से फव्वारे की तरह फूट रहा था। जियाडा का बॉडी वॉल पर टंगा रहा। एल्टेनन पीछे हटा और एक ठंडी, पूरी तरह से गंभीर आवाज में कहा, क्या किसी और के पास कोई सजेशंस हैं? एक वर्ड भी नहीं बोला गया। ऑर्ना बेहोश हो गई। एल्टेनन आगे झुका और ऑर्ना के बॉडी से उसकी गाउन का एक टुकड़ा फाड़ लिया। उसने उससे अपना डैगर पोंछा जैसे ही वह फफनीर की ओर चला और कहा, प्रिंसेस मोरवा को मेरी अपॉलॉजीज भेज देना। वो अपने कंपल्शन को याद करते हुए सर्वेंट्स क्वार्टर्स से बाहर निकला। जो गार्ड्स महिलाओं के साथ आए थे वे डर और एंग्जाइटी से भीगे हुए थे। फफनीर ने उन सभी को पकड़कर डंजन्स में फेंकने का ऑर्डर दिया। ऑर्ना को उठाया गया और उसके रूम में ले जाया गया। जैसे ही एल्टेनन वापस अपने रूम की ओर मार्च किया वह बेचैन हो गया। उसकी एकमात्र कंसर्न थी कि तानिया ने लीव न किया हो। अगर वह चली गई तो उसे एक बार फिर उसे ढूंढना पड़ेगा और उसके जैसी छोटी लड़की को ऐसे विशाल पैलेस में ढूंढना आसान नहीं था।
जब जियाडा ने उसे गर्म आयन से दागने और फिर उसे नग्न घुमाने या उसे बॉर्डर पर सोल्जर्स की एक यूनिट में भेजने की बात की थी तो उसका बीडी उबल गया। वो उसकी नेक से उसका सिर खींचकर ईगल्स को खिलाना चाहता था। वो उसका हाथ निकालकर उसे जलाना चाहता था। वो कोई नहीं थी और फिर भी उसमें इतनी ऑडेसिटी थी कि वो उससे ऐसे बात करे, और वो भी उस महिला के बारे में जो उसके लिए सब कुछ थी। जब वो अपने रूम में पहुंचा तो उसने उसे विंडो के पास खड़ा देखा, सामने के गार्डन्स की ओर फेस किए हुए। उसके होठों से राहत की एक आह निकली। वो उन फ्लावर्स को देख रही थी जो हल्की गर्म ब्रीज में फड़फड़ा रहे थे। उसके ब्रेड से हेयर निकलकर उसके फेस के चारों ओर एक हेलो बना रहे थे। मंत्रमुग्ध होकर वह दबे पांव उसकी ओर बढ़ा और अपने हैंड्स को लेज पर रखा, उसके वेस्ट के दोनों ओर अपनी आर्म्स रखते हुए उसे वहीं रोक दिया। तान्या उछल पड़ी और उसने मुंह फेरकर उसकी तरफ होने की कोशिश की, लेकिन इतनी कम स्पेस थी कि वह ऐसा नहीं कर सकी। उसके पीछे उसके मस्क्यूलर चेस्ट का एहसास होने पर एंग्जाइटी उसकी पीठ पर रेंग गई। उसने अपने निचले लब तारांकन को दांतों से दबाया। कुछ मोमेंट्स बाद उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ ऑल राइट है। उसकी आंखें अभी भी बाहर उन फ्लावर्स पर टिकी थी जो सी ब्रीज में धीरे से हिल रहे थे। हाँ है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज गहरी और गले से निकली हुई थी। वो उसे अपनी करनी की गौरी डिटेल्स नहीं देना चाहता था, कहीं वह डर न जाए। धन्यवाद, तो मुझे अब लीव करना चाहिए। हालांकि सिचुएशन से निपटने के कारण वह रिलीव्ड थी, लेकिन उसकी आर्म्स में जकड़ी हुई वह ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। एल्टानिन जैसा शक्तिशाली किंग ऐसा क्यों कर रहा था? उसने वहां से निकलने के लिए संघर्ष किया। ये बहुत बहुत इनअप्रोप्रिएट है, वह बड़बड़ाई उसके खिलाफ स्क्वामिंग करते हुए, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे तुम्हारे रूम में एक मैन की सेंट आई, वह लगभग गुर्राया। लेकिन वो मैन वहां नहीं था। क्या तुम पैलेस में किसी और से मिल रही हो? क्या तुम्हारा यहाँ कोई लव इंटरेस्ट है? उसका चेस्ट फूला और उसकी मसल्स उसके चारों ओर उभरती हुई लग रही थी। तान्या ने दो बातें सोची। एक, वह अभी अभी आई है, वो इतनी जल्दी किसी मैन के साथ रिलेशनशिप कैसे शुरू कर सकती थी? दो, अगर उसने किया भी तो उसे इतनी कंसर्न क्यों होनी चाहिए? नहीं, उसने चौंक कर जवाब दिया। जब मैं अवेक थी तो मैं हर टाइम तुम्हारे साथ थी। उसके कंधे थोड़ा ढीले पड़े, लेकिन उसका अगला क्वेश्चन तुरंत आया, तो फिर मुझे मेरे गार्ड्स के अलावा तुम्हारे रूम में एक अलग मैन की स्मेल क्यों आई? उसने अपनी नेक को थोड़ा झुकाया क्योंकि उसकी ब्राउज तंग गई। उसकी ब्रेड एक तरफ खिसक गई, जिससे एल्टानिन को उसकी पल्स पॉइंट का स्पष्ट दृश्य मिल गया और एल्टानिन के फैंग्स लंबे होने लगे। उसका सारा लॉजिक उसके माइंड से बाहर निकल गया और वह अपने फैंग्स को उसमें धंसाने के लिए अपना मुंह नीचे ले आया। वह सांस रोके और बेकाबू होकर उसकी नेक पर झुक गया। ओह, वो मैन! वह हंस पड़ी। वह ग्लेन है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी फेंक दी हो। वह रुक गया, क्योंकि उसकी जो इतनी कसकर भींच गई थी कि आश्चर्य था कि उसके दांत टूटे नहीं। वह ग्लेन को तुरंत किल कर देगा। क्या वह एक गार्ड है? उसने अपनी नेक को रगड़ा। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। एल्टानिन को अपनी इस छोटी बर्ड को अपने बेड पर ले जाने और उसे एक ब्लैंकेट के नीचे रखने और संभवतः उसे सांत्वना मिलने तक ललबाई गाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन क्वेश्चन हवा में लटका रहा। उसने वेट किया। हाँ, उसने सिर हिलाया। उसने धीमी आवाज में एक गाली बड़बड़ाई। वो ग्लेन के लिम्स को काटने के बाद उसे एक क्लिफ से फेंकने वाला था। वो कहाँ है? वो फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि वह आपके किंगडम से है। उसके चेस्ट पर एक हंटर का टैटू है। एल्टानिन भावनाओं की एक वैरायटी से भर गया। पहले तो वह अनरेज्ड था कि उसने उसका चेस्ट देखा था। क्या वह उसके इतने क्लोज थी? लेकिन रुको, एक हंटर का टैटू। क्या वह ओरियन किंगडम से था? क्या राइजल ने उसे उसके लिए यहाँ छोड़ा था? उसे दूर भेजना होगा। वो किसी भी हाल में ग्लेन को रहने और उसकी केयर करने की अलाउ नहीं करेगा। दूसरा, जेलसी ने उसके हाथ में तेजी से स्टैब किया था। क्या उसने तुम्हें टच किया? उसने पूछा, ग्लेन की फिंगर्स काटने के लिए तैयार होते हुए। उसने जम्हाई ली और सिर हिलाया। नहीं, उसने मुझे जरूरत पड़ने पर केवल फूड दिया। मैं सर्वेंट्स के लिए कॉमन डाइनिंग एरिया में नहीं जा सकती थी। एल्टानिन पिघल गया, इसलिए नहीं कि ग्लेन ने क्या किया, बल्कि जिस तरह से उसने जम्हाई ली, एक छोटी किटन की तरह। उसने अपनी आर्म्स को नीचे किया ताकि वह मुड़ सके और वह उसका स्लीपी फेस देख सके। अगर वह भाग्यशाली रहा तो वह फिर से जम्हाई लेगी। तान्या को अचानक खालीपन महसूस हुआ जब उसकी आर्म्स उसकी साइड से हट गईं। अगर उसने अपनी आर्म्स नहीं हटाई होती तो वह शायद उसके चेस्ट के सहारे सो गई होती। इस थॉट ने उसके हेयर की जड़ों तक उसे ब्लश करा दिया। गॉड का शुक्र है, उसने ऐसा नहीं किया। उसके आने का पहला डे वाकई बहुत टायरिंग था। वह मुड़ी, एक बार फिर जम्हाई ली, लेकिन जैसे ही उसने उसके फेस को देखा, उसकी आईब्रोज ऊपर चली गईं। उसके फेस और क्लोथ्स पर बीडी लगा था। वह इतनी बुरी तरह से कांप उठी कि उसे आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी सीधी कैसे खड़ी थी। क्या हुआ? उसने एक गोस्ट की तरह पीली पड़कर पूछा। जब उसके क्वेश्चन पर उसकी ब्राउज तंग गईं, तो उसने उसके फेस की ओर इशारा किया। वहाँ बीडी है। एल्टानिन ने अपनी ट्यूनिक की स्लीव से अपना फेस पोंछा, लड़की को डराने के लिए खुद को कोसते हुए। उसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। कुछ नहीं है, उसने यथासंभव शांति से जवाब दिया।
उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि उसने उसकी प्रोटेक्ट के लिए और दुनिया के सामने उसका परिचय कराने से पहले सब में डर बिठाने के लिए क्या किया। 2 गार्ड्स आपस में भिड़ गए और मुझे सिचुएशन को टेक केयर करना पड़ा। यह आंशिक रूप से सच था, इसलिए उसे आधा झूठ बोलने का गिल्टी महसूस नहीं हुआ। ओह, उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। क्या आप इंजर्ड हैं? उसने सिर हिलाया। मैं फाइन हूँ। क्या वह उसकी वेलबींग के बारे में कंसर्न्ड थी? उसका गला ऊपर नीचे हुआ और फ्राउन उसके फॉरहेड पर टिका रहा। डोंट वरी, उसने कहा जैसे ही उसने उसके फॉरहेड से फ्राउन को सहलाकर हटाया। मैं इसे धोकर 1 मिनट में वापस आता हूँ। वह थोड़ा पीछे हटा, मुड़ा और जल्दी से बाथरूम में गायब हो गया। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि तान्या उस दरवाजे की ओर जा रही थी जो सीक्रेट पैसेज की ओर जाता था। वो उसे छोड़कर जा रही थी और इससे उसे फिर से पैनिकी महसूस हुआ। वो उसकी ओर झपटा और उसकी वेस्ट पकड़ ली। तुम कहाँ जा रही हो? वो गुर्राया। तान्या उसके कठोर चेस्ट से टकरा गई क्योंकि उसकी आर्म्स ने उसे एक वाइस की तरह जकड़ लिया। स्टन्ड होकर वो हिलने में असमर्थ थी। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी नजर सीधे उसकी चिन की दरार पर पड़ी और फिर उसकी आंखों पर। मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। एक मोमेंट के लिए एल्टानिन सांस लेना भूल गया जब उसने उसे इस तरह देखा, उसकी आर्म्स में लिपटी हुई, उसके चेस्ट के खिलाफ। यह एक लवर्स एब्रेस था। उसके माइंड में हर लूसर थॉट गायब हो गया। वह नीचे झुककर उसके लिप्स को केस तारांकन, उन्हें बाइट करना, उसका मुंह खोलना और अपनी टंग से उसे फक तारांकन करना चाहता था। एक मन तारांकन उसके होठों से निकल गई और अगली चीज जो उसे पता चली वह ये थी कि उसकी फिंगर्स उसके नेप के चारों ओर पॉजेसिवली लिपटी हुई थी। उसने अपने थंब को उसकी पल्स पॉइंट पर उसकी स्मूथ स्किन पर रगड़ा। उसकी स्किन इतनी मखमली कैसे हो सकती थी? जहां उसने टच किया वहां उसकी स्किन गर्म हो गई। अचानक उसने एनर्जाइज्ड महसूस किया जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से गुजर गई हो। इस फौरन सेंसेशन पर एक कटी हुई सांस उसे छोड़ गई। उसका वुल्फ उसे अंदर से मार्क करने, क्लेम करने के लिए शोर मचाने लगा, लेकिन वो उसे कैसे डरा सकता था? योर हाइनेस, तान्या ने कहा, उसके बिहेवियर से हैरान दिखते हुए। किंग हमेशा इतना क्लिंगी क्यों रहता है? और वह हाफ क्यों रहा था? उसकी गर्म सांस उसके गालों पर पड़ रही थी। उसने पूछा, पूरी तरह से एनरैप्चर्ड। क्या मैं अपने रूम में वापस जा सकती हूँ? उसने कहा, आपको मुझे जाने देना चाहिए। एल्टानिन अपने विचारों से बाहर निकला। उसने तुरंत अपनी हैंड उसके नेप से हटा ली। तुम जा नहीं सकती। क्यों? तान्या ने उसकी आर्म्स हटाते हुए और उसके एब्रेस से बाहर निकलते हुए पूछा। क्या और वर्क करना बाकी है? वह सच में सोना चाहती थी। शारीरिक थकावट से ज्यादा वह मानसिक रूप से थक चुकी थी। नहीं, लेकिन अगर तुम वहां वापस जाती हो तो चांसेस हैं कि वे महिलाएं तुम्हें ढूंढने वापस आएंगी और इस टाइम यह मेसी हो जाएगा। तान्या ने चौड़ी आंखों से उसे घूरा। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये वही अपॉर्चुनिटी थी जिसका एल्टानिन वेट कर रहा था। उसका हाथ अंदर ही अंदर कलाबाजी खा गया, लेकिन बाहर से उसका पोकर फेस था। तुम हमेशा यहीं रुक सकती हो, उसने ईमानदारी से सुझाव दिया। तान्या की आंखें और चौड़ी हो गईं जब तक कि उसकी आईब्रोज छत को नहीं छू गईं। आपका मतलब है आपके रूम में? क्या किंग पागल था? मैं नहीं रुकूंगी। ये सुझाव बिल्कुल रिडिक्यूलस था। क्या होगा अगर कोई आया और पता चला कि वह एक सर्वेंट गर्ल किंग के चेम्बर्स में सो रही है? क्या उसे सिचुएशन की गंभीरता समझ में नहीं आई? एल्टानिन ने अपनी आंखें एक बार और फिर 2 बार झपकाईं, जैसे कि वो उसके रिजेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा हो। वो उसकी मेट थी। ये बहुत नेचुरल था। अगर यह कोई सामान्य सर्वेंट होती तो वह इस ऑफर पर कूद पड़ती और शायद अब तक अपने क्लोथ्स भी उतार चुकी होती। एल्टानिन ने पहले कभी किसी महिला को अपने बेडरूम में नहीं लाया था। यह उसका सैंक्चुअरी था, एक ऐसी जगह जहां केवल उसे ही अलाउड था। शायद ही कभी उसके पिता आते थे और उसकी माँ तो और भी कम आती थी। एकमात्र दूसरा व्यक्ति जिसे उसने कभी अलाउ किया वह राइजल था। अगर उसने यह ऑफर किसी प्रिंसेस को दिया होता तो वह उस पर टूट पड़ती। हेल, प्रिंसेस एली ने तो उसकी बेड में कूदने के लिए उसे एक पॉइजनस पाउडर दिया था और तान्या वह रुकना नहीं चाहती। क्या आयरनी है? उसका माइंड कुछ ऐसा सोचने के लिए तेजी से दौड़ा जो उसे यहाँ बांध सके, उसे जाने से रोक सके। उम्मीद है हमेशा के लिए। तुम्हें मेरे रूम में नहीं रुकना है, उसने एक मोमेंट के विराम के बाद जवाब दिया। तो आप क्या सुझाव दे रहे हैं? उसने चिड़चिड़ाहट भरी आवाज में पूछा। उसे बहुत नींद आ रही थी। इसके अलावा उसके वुंड्स पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। उसे रेस्ट की जरूरत थी। क्या तुम्हें पता है कि पैलेस कितना विशाल है? एल्टानिन ने कहा। उसने अपनी आर्म्स को अपनी पीठ के पीछे बांधा और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। हाँ, मुझे पता है। उसने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को रोका। उसने सोचा कि किंग ऐसा क्वेश्चन पूछकर सच में एक पॉम्पस तारांकन बन रहा है। और मेरा रूम इस पैलेस का सबसे बड़ा चेंबर है। उसने अपनी समृद्धि दिखाने के लिए अपना हाथ लहराया क्योंकि वह उसके चारों ओर चक्कर लगाना जारी रखा। मुझे यकीन है, योर हाइनेस, उसने जवाब दिया। क्या उसने उसे एक कोने में सुलाने की प्लान बनाई थी? उसने एक छोटे दरवाजे की ओर इशारा किया जिसका गोल्डन नॉब था जो ठीक उसकी स्टडी टेबल के बगल में था। इससे जुड़ा एक छोटा रूम है। तुम वहां सो सकती हो। तान्या का मुंह खुला रह गया। वह दरवाजे को देखने के लिए अपनी एड़ी पर घूमी। लेकिन योर हाइनेस, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें करना होगा, तान्या, उस डिवियस वुल्फ ने पूरी गंभीरता से कहा।
इस समय तुम अपने रूम में वापस नहीं जा सकती, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह ग्लेन को उसे फिर से टच करने की अलाउ नहीं करेगा और इसलिए भी कि उसके लिए उसे अपनी नजरों से दूर होने देना इम्पॉसिबल था। तुम उन विशेष महिलाओं द्वारा नहीं देखी जा सकती जिनमें से एक को उसने किल कर दिया था। उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इतनी जल्दी वापस आए, लेकिन फिर भी और विशेष महिलाएं हो सकती हैं। तुम अभी भी गुप्त रूप से मेरी स्क्राइब के रूप में मेरी सर्विंग कर रही हो और मैं तुम्हारे एक्सपोज्ड होने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हारे पास सच में ज्यादा चॉइस नहीं है। तुम्हें उस रूम में रुकना होगा जो हमेशा के लिए होगा। नहीं, वो आखिरकार उसे अपने रूम में मूव करा देगा। उसके मेट के ठीक उसके बगल में रहने के थॉट पर उसके होंठ ऊपर उठ गए। ठीक है, अगर वह चाहे तो वह हमेशा उसके रूम में जा सकता था, वो उसे चूज करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तान्या ने अपने होंठों को चबाया। उसे कभी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था। वो सच में पैलेस की अन्य महिलाओं के लिए एनवी का सोर्स नहीं बनना चाहती थी। उसे यकीन था कि सभी किंग को चाहती थी और हालांकि उसकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी, फिर भी उसे अनवांटेड अटेंशन मिल सकती थी। क्या सर्वेंट्स को पता नहीं चलेगा कि मैं वहां रुक रही हूँ? आपका सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहेगा। नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा, एल्टानिन ने सहजता से कहा, क्योंकि उस रूम में कोई नहीं जाता। ओह, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तब उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। उसने एक स्माइल दिखाई और एल्टानिन जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसकी स्माइल से हक्का बक्का थंडर स्ट्रक होकर अपने रास्ते पर रुक गया। मैं रुकूंगी, लेकिन एल्टानिन सुन नहीं रहा था। लेकिन मैं दरवाजा अंदर से लॉक कर दूंगी। इतना कहकर तान्या घूमी और दरवाजे की ओर भागी। उसने उसे जाते हुए देखा और उसने तुरंत उसकी नजदीकी को याद किया। उसने दरवाजे का नॉब खोलना शुरू कर दिया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। वुल्फ ने उसे नॉब से जूझते हुए एक मुस्कान के साथ देखा। ये खुल नहीं रहा है, उसने हारी हुई आवाज में कहा। एल्टानिन हंसा। वो अपनी हैंड्स को अभी भी पीछे बांधे हुए उसकी ओर तेजी से चला। उसने सोचा कि वो उससे भाग जाएगी। उसके चेंबर से 4 सीक्रेट रूम्स खुलते थे, लेकिन उसने विशेष रूप से यही सजेस्ट किया क्योंकि केवल इसका नॉब ही जादुई रूप से एन्चांटेड था। उसकी माँ ने यह उसके लिए किया था और वो इसके बारे में भूल गई थी। ये नॉब केवल मेरी सुनता है, उसने कहा। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसके रूम के मुख्य दरवाजे पर जोरदार पाउंडिंग हुई। उसने तान्या को अपने विशाल फ्रेम से ढक लिया और गुर्राया, कौन है वहाँ? वो खतरनाक ढंग से गुर्राया। योर हाइनेस, प्रिंसेस मोरवा तुरंत अर्जेंट ऑडियंस का अनुरोध करती हैं, गार्ड ने दरवाजे के बाहर दबी हुई आवाज में उसे सूचित किया। एल्टानिन ने अपनी जो कस ली। उसने अनुमान लगाया था कि यह मोमेंट आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। और अब तान्या की प्रोटेक्ट करना और भी इम्पोर्टेंट हो गया था। उसे मैं हॉल में वेट करने के लिए कहो, वह गुर्राया। जब उसने कदमों की आवाज दूर होते हुए सुनी तो वह उसकी ओर मुड़ा। उसका हाथ उसके पास से फिसला। उसने उसे नॉब पर रखा। गोल्डन नॉब उसके टच से चमक उठा और एक मोमेंट बाद दरवाजा क्लिक करके खुल गया। अंदर ही रहना तान्या, उसने कहा। जब तक मैं वापस ना आऊं, बाहर मत आना, ओके? तान्या ने अंधेरे के अंदर देखा। दरवाजा एक सीढ़ी पर खुला जो नीचे की ओर मुड़ रही थी। माथे पर वरी के साथ तान्या ने उसे बो किया। एल्टानिन ने उसके फॉरहेड पर बनी शिकन को सहलाया और कहा, कोई बात नहीं है, इतनी वरी मत करो, अपना केयर करो और मैं अभी वापस आता हूँ। एक आह भरकर वो अंदर चली गई और एल्टानिन ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अब जब उसने उसे सुरक्षित रूप से छिपा दिया था तो वह शांति से अपना रूम लीव कर सकता था। सीढ़ी डार्कनेस में डूबी हुई थी। तान्या डर गई जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी। अपनी आंखों को अंधेरे में देखने और हैंडरेल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो घबरा गई थी कि उसने उसे कैंडल दिए बिना छोड़ दिया था। क्या उसने उसे एक रूम में बंद कर दिया था? उसने वॉल को महसूस करने के लिए अपने हैंड्स को साइड में किया। जैसे ही उसने उसे टच किया, वह स्पॉट चमक उठा। चमक सीढ़ियों से नीचे सर्पिल आकार में गई और दाईं ओर मुड़ गई, उसे तेजी से इल्यूमिनेटिंग करते हुए। उसने पाया कि चमक येलो लाइट का एक ऑब थी जो एक ग्रूव के अंदर नाच रहा था, तेजी से यात्रा कर रहा था, ऊपर से नीचे ऑसिलेटिंग कर रहा था। उसने पहले कभी ऐसी ब्यूटीफुल मैजिक नहीं देखी थी। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने उसे लॉक नहीं किया था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और जिस मोमेंट उसने अंदर कदम रखा, रूम लाइट से जगमगा उठा जो छत पर स्पार्कल कर रहे थे। ऐसा था जैसे उस पर 1000 स्टार्स चमक उठे हों। रूम की वॉल्स चारों ओर पानी से घिरी हुई थी। उसने हांफ लिया। चारों ओर विभिन्न प्रकार की फिश तैर रही थी। उसने रूम की ब्यूटी को सोखने के लिए चारों ओर घूमी। सेंटर में 2 लोगों के लिए एक बड़ा बेड लगा हुआ था। फर्श पर एक प्लश अजूर कार्पेट बिछा हुआ था। एक कोने में एक छोटा लव सीट काउच था जहां कोई पूरे डे बैठ सकता था और फिश को तैरते हुए देख सकता था। बाईं ओर एक छोटी क्लोजेट थी जो एक बाथरूम में खुलती थी। तान्या बाथरूम की लग्जरी देखकर अमेज्ड थी। सेंटर में कई फॉसेट्स के साथ मार्बल का एक बड़ा टब था। सेंटेड बाथिंग सोप्स और लोशन से भरी एक शेल्फ थी और तान्या को बाथ की जरूरत थी। वो उस गिल्टी प्लेजर पर हंसी जो वो एक्सपीरियंस करने वाली थी। चुपचाप किंग को धन्यवाद देते हुए उसने अपने क्लोथ्स उतारे और टब में कदम रखा, खुद को गर्म पानी में डुबो दिया जिसमें उसने बाथिंग लोशंस मिलाए थे। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, किनारे पर रेस्टिंग करते हुए।
उसने कभी एक शावर स्टॉल के नीचे एक अच्छी बाथ लेने की लग्जरी नहीं पाई थी, और ये सरील था। मोरवा में हॉल में टहल रही थी जबकि आईवी उसे किनारे से देख रही थी। वह एंगा से लाल हो गई थी। उसके कंधे पीछे खींचे हुए थे। जैसे ही उसने एल्टानिन को अंदर आते देखा, वह तेजी से उसके पास गई। योर हाइनेस, वो लगभग गुर्राई, आपने मेरे फ्रेंड को क्यों किल किया? उसने तो बस यही डिमांड की थी कि सर्वेंट गर्ल को पनिश किया जाए जिसने उस पर असॉल्ट किया और जो खुले में अपना नेकेड बॉडी दिखा रही थी। कौन जानता है कि वह अपने आसपास के मैन को सड्यूसिंग कर रही थी। आप कैसे? एल्टानिन गुर्राया और उसके लिप्स पीछे हट गए जिससे उसके फैंग्स दिखाई दिए। अपना वह बकवास माउथ बंद करो, उसने फुसफुसाया। मोरवा का फेस पीला पड़ गया। उसने अपना माउथ कसकर बंद कर लिया। वो एक प्रिंसेस थी और अपने आप में एक अल्फा थी, लेकिन एल्टानिन की पावर उसकी पावर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। यह उसकी पावर से तेजी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। वुल्फ एक लगातार बढ़ते एम्पायर का किंग था। वह कंट्रोल की कल्पना भी नहीं कर सकती थी जो उसे अपने लोगों पर था, इसलिए वह कांपने से खुद को रोकते हुए शांत हो गई। मैंने कंप्लेंट के बारे में अपना जजमेंट पहले ही दे दिया था और फिर भी जियाडा और ऑर्ना वैसे भी सर्वेंट्स क्वार्टर्स चली गईं। कितनी हिम्मत, उसने लगभग रेज से कांपते हुए कहा। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे अपने किंगडम में क्या करना है? तुम्हें अथॉरिटी किसने दी और तुम्हारे फीमेल कंपेनियंस को अथॉरिटी किसने दी? एल्टानिन की मसल्स एंगर में उभर आई। उसने डार्कनेस को खुद में समा लिया। उसकी आंखें सिल्वर चमकी जैसे उसका बीस्ट बाहर आने वाला हो। एक गहरी गड़गड़ाहट उसके थ्रोट से निकली जैसे ही उसने मोरवा की ओर एक कदम बढ़ाया। आईवी, जो उसे कोने से देख रही थी, अपने घुटनों पर बैठ गई। उसका फेस एक गोस्ट की तरह पीला पड़ गया। उसके हैंड्स कांपने लगे। उसने कभी किसी को इतना थ्रेटनिंग नहीं देखा था। उसके फीचर्स में इतना रेज था कि वे कोनिया लग रहे थे। मुझे तुम्हें भी मेरी बात न मानने के लिए एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देना चाहिए था, वो गुर्राया। अगर तुम्हारे फादर की बात न होती तो मैं दे देता। मोरवा एक थंडरस्टॉर्म में एक माउस की तरह डरकर कांपने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एल्टानिन एक सर्वेंट गर्ल की वजह से उसे इस हद तक थ्रेटनिंग कर रहा था। वो उसके चॉइसेस के लिए उसका सामना करना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि उसके फादर ने उसे पहले क्या कहा था। यह इंपॉर्टेंट था कि वो उससे मैरी करे ताकि दोनों किंगडम्स एक साथ आ सके और उसके फादर को दूसरों पर और पावर मिल सके। इसलिए उसने तुरंत अपना स्टांस बदल दिया। मैं सॉरी हूँ, वो हकलाया। मुझे अपनी लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जियाडा ने जो किया वह राइट नहीं था। उसे जियाडा और ऑर्ना से टाइज कट करने पड़े। जियाडा को एल्टानिन ने किल कर दिया था, लेकिन ऑर्ना अभी भी यहाँ थी। उसे ऑर्ना को दूर भेजना था, इसलिए नहीं कि वो ऑर्ना को बचाना चाहती थी, बल्कि उसकी उपस्थिति को नेगेटिव लाइट में देखा जाएगा। अगर उसने उन बहनों से कनेक्शन सेवर नहीं किया तो उसे यकीन था कि एल्टानिन उसे पैलेस से बाहर फेंकने का कोई कारण ढूंढ लेगा, और उनसे कनेक्शन सेवर करके वो उसे दिखाएगी कि वो उसके प्रति लॉयल है और उसने अपनी मिस्टेक रियलाइज कर ली है और उसे रेक्टिफाई करने के लिए तैयार है। वह बाद में गुप्त रूप से इस सर्वेंट गर्ल को जरूर ढूंढेगी और उसे किल कर देगी। मोरवा ने उसे बो किया और कहा, योर हाइनेस, कृपया मुझे फॉरगिव करें। मैं जियाडा की झूठी इन्फॉर्मेशन से ब्लाइंडेड हो गई थी। ऑर्ना और वह दोनों इसके लायक थी जो उनके साथ हुआ। वास्तव में मैं ऑर्ना से आज ही ड्रिका लीव करने के लिए कहूंगी, कभी वापस न आने के लिए। एल्टानिन ने अपनी आंखें सनकरी की। अगर मोरवा में थोड़ी सी भी डिग्निटी होती तो वह चली जाती, लेकिन उसने जिद की। उसने किंगडम लीव करने का ऑफर भी नहीं दिया, और इससे भी बुरा, उसने सेल्फिश गेन्स के लिए खुद को अपने फ्रेंड्स से दूर कर लिया। वो उसकी स्लीव में एक वाइपर की तरह थी। एक वर्ड भी कहे बिना एल्टानिन ने अपना ऑरा वापस ले लिया और जाने के लिए मुड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि मोरवा ने उन बहनों से इतनी जल्दी टाइज कट कर दिए जो उसके किंगडम में उसके साथ आई थी। उसने सोचा कि मोरवा और उसके फ्रेंड्स के प्रति उसकी प्रतिक्रिया पर उसके फादर की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन एल्टानिन को यकीन था कि भले ही बूढ़ा आदमी उसे थोड़ा डांटेगा, वो कभी अपने सोन के खिलाफ नहीं जाएगा। और स्लेव्स का मैटर भी ऑलराकीज के हार्ट के करीब था। वो कुछ स्टेप्स के बाद रुक गया। उसने अपने कंधे के ऊपर से चेतावनी दी, ये फिर से नहीं होना चाहिए। उसे तान्या को उससे दूर रखना था। अपने फादर के जोर देने के कारण उसे मोरवा को सहना पड़ा, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। उसे घर भेजने का एक ऐसा वे ढूंढना था कि वो कभी वापस न आए। हाँ, योर हाइनेस, मोरवा ने एक धीमी सबमिसिव वॉइस में जवाब दिया। एल्टानिन ने एक सर्वेंट को अपने चेंबर में फूड भेजने का ऑर्डर दिया। वह अपनी मेट को खिलाना चाहता था। उसे यकीन था कि अगर वह भूखी भी होगी तो वह उससे फूड कभी नहीं मांगेगी। जब उसने उसे छोड़ा था तब वो बहुत स्लीपी थी। अचानक उसका हार्ट स्किप कर गया। क्या होगा अगर वह बिना कुछ खाए सो गई? वो अपने बविल्डर्ड गार्ड्स के पीछे भागते हुए लगभग अपने चेंबर की ओर भागा। उन्होंने अपने अल्फा को इतना एंक्शस कभी नहीं देखा था कि वह अपने बेड चेंबर की ओर वापस भागेगा। एल्टानिन ने दरवाजा खोला और उनके फेस पर जोर से बंद कर दिया। इस बात पर स्केप्टिकल था कि कोई गार्ड अंदर आने का डिसाइड करेगा, हालांकि किसी भी गार्ड में किंग के बेड चेंबर में अलाउड होने के बिना घुसने की हिम्मत नहीं थी। वो उस चेंबर के दरवाजे की ओर भागा जहां वह थी और एक टाइम में 2 सीढ़ियां चढ़ी, ये होप करते हुए कि वो खाली स्टमक नहीं सोई होगी। उसका वुल्फ अपनी मेट की टेंड न कर पाने के कारण एंग्री था।
हालांकि जब वह रूम में पहुंचा तो वह खाली था, उसकी सिट्रसी सेंट हवा में फैली हुई थी। वह ठंडे स्वेट में डूब गया कि वह फिर से भाग गई है। वाइल्ड पैनिक के कांटे उसे चुभने लगे जब तक कि उसने बाथरूम में पानी की गड़गड़ाहट नहीं सुनी। एल्टानिन ने अपने पास की एक चेयर पकड़ ली, जिससे उसका पैनिक कम हो गया। ये लड़की उसे मार डालेगी। वह बाथ ले रही थी। एक बाथ, इसका मतलब था कि वह नेकेड थी, बिना क्लोथ्स के। क्या वह वैसे ही नेकेड थी जैसी वह पैदा हुई थी? किंग की स्किन गर्म हो गई। बीडी उसके ग्रॉइन में दौड़ गया और उसका सीके तारांकन सूज गया। उसके बॉल्स इतने कस गए थे कि दर्द हो रहा था। उसकी मेट बाथरूम में थी, नेकेड। हर गंदा थॉट उसके माइंड में उछल रहा था। एल्टानिन कोई सेंट नहीं था, लेकिन वह किसी भी महिला के लिए ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा था जैसे वह अपने टीनेज ईयर्स में वापस जा रहा हो, जब हर छोटी सी प्रोवोकेशन बढ़ जाती थी। तब भी वो इतना रैंडी नहीं था। तान्या उसकी डिजायर के लिए एक स्टिम्युलेटर की तरह थी। उसके बारे में एक सिंगल थॉट उसके माइंड में 1000 हाइटेंड इमोशंस भर देगी और उसके बॉडी और सोल को उत्तेजित कर देगी। इस टाइम जो इमोशन वह महसूस कर रहा था वह तीव्र डिजायर और एल्ट तारांकन थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसका वुल्फ भी वही महसूस कर रहा था। उसकी दुनिया बाथरूम में मौजूद उस छोटी बर्ड ऑफ डिजायर तक सिमट गई। उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया, ये सोचते हुए कि उसके ब्रेस्ट्स कैसे दिखते होंगे, उसके एचएस तारांकन कैसे मुड़े होंगे। जब वो उसे सकल्ड, क्लेम करेगा और फिर मार्क करेगा तो उसका टेस्ट कैसा होगा। उन थॉट्स पर उसके फैंग्स लंबे हो गए। उसका वेनम उसके माउथ में जमा हो गया। उसे उन्हें अपनी मेट में धंसाने की जरूरत थी। उसे अपने सीके तारांकन को उसकी थाइस के बीच धंसाने की जरूरत थी। उसने अपने पैंट्स के ऊपर खुद को रगड़ा क्योंकि उसका चेस्ट एक अलग रीजन से गुर्राया। उसने एक और स्टेप करीब लिया, बाथरूम के दरवाजे को फाड़ने पर विचार करते हुए। वो उसे टब से उठाएगा और अपने सीके तारांकन पर एम्पेल करेगा। उसे इतनी जोर से एफजी करेगा कि वह उसका नाम इतनी जोर से चीखेगी कि पूरा पैलेस सुनेगा कि वह किसकी थी। उसके वुल्फ ने उसकी सिट्रसी स्मेल को सूंघा और अपनी मेट के साथ रहने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। एल्टानिन दरवाजा खोलने ही वाला था कि तान्या अचानक बाहर आ गई, एक टॉवल में लिपटी हुई, एक गिफ्ट की तरह। उसे इस तरह देखकर उसके नीज वॉबली हो गए। उसके गीले हेयर उसकी नेक और शोल्डर से चिपके हुए थे। उसकी स्किन आलू जैसी कंप्लेक्शन की और इतनी सॉफ्ट थी कि उसे यकीन था कि अगर उसने उसे टच किया तो वह मार्क्स लीव कर देगा। उसने उसकी बाईं ऊपरी आर्म को देखा जो उसके बर्थ टैटू से रहित थी। उसकी नजर उसकी नेक पर पड़ी चेन पर गई जो उसके प्लम्प ब्रेस्ट्स के बीच में गायब हो गई, फिर उसकी थाइस पर। एक सिहरन उसके अंदर से गुजरी। उसकी टंग पर तान्या का टेस्ट कैसा होगा। हालांकि वह नहीं चाहता था, उसने अपने फैंग्स को चाटा, उन्हें अपने वेनम से कोटिंग किया। गॉड्स, वो उन्हें अभी उसके टेंडर फ्लैश में धंसाना चाहता था। योर हाइनेस, तान्या लगभग चीख पड़ी। प्लीज, मुझे चेंज करने की जरूरत है। एल्टानिन ने अपना सिर पीछे खींचा, उसकी रेवरी ब्रोकन हो गई, उसकी फैंटेसीज रिमेनिंग रही। क्या? उसने पूछा। क्या वह उसे लीव करने के लिए कह रही थी? मेट्स एक दूसरे के सामने चेंज होते थे, या यूं कहें कि नेकेड रहते थे। तान्या ने खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया, अपना सिर बाहर झांकते हुए कहा, मुझे चेंज करना है। एल्टानिन ने अपनी आंखें थोड़ी सनकरी की। तो वो सच में चाहता थी कि वह लीव करे। वह टेबल के बगल की एक चेयर पर इत्मीनान से चला, उस पर बैठ गया और अपने दूसरे लेग के टॉप पर अपनी एंकल को क्रॉस किया। उसने बेड पर रखी बेबी पिंक सिल्क नाइट गाउन की ओर इशारा किया और कहा, आपका चेंज करने के लिए मोस्ट वेलकम है। यहाँ भागकर आने के अपने पर्पस को पूरी तरह से भूलते हुए। तान्या को विश्वास नहीं हुआ कि किंग इतना पर्वत होगा। वो उसे अपने सामने चेंज करने के लिए कह रहा था। उसने अपने होंठों को चबाया। उसने पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। उसके पास दो ऑप्शंस थे, एक बाथरूम के अंदर रहना, या दो उसके सामने चेंज करना। क्या होगा अगर उसने ड्रेस पकड़ी और उसे बाथरूम में ले गई और वहीं चेंज किया? लेकिन उसे डर था कि वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। इसके अलावा वह भूखी और स्लीपी थी। जिस तरह से वह चेयर पर स्टबनली बैठा था, उसे एक हॉक की तरह देख रहा था। वह एक बड़ी डिलेमा में थी। स्क्राइब के रूप में उसका मिशन किंग को दूर रखने का मिशन बनता जा रहा था। अचानक उसका स्टमक ग्राउल्ड। एल्टानिन चौंक कर खड़ा हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे कुछ याद आया हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसके गाल फ्लश्ड हो गए और उसने धीरे से सिर हिलाया। एल्टानिन ने अपनी मेट की सबसे बेसिक नीड को भूलने पर अपनी जो कस ली। लड़की भूखी थी और उसका वुल्फ बाहर आना चाहता था। उसके लिए एक रैबिट हंट करना चाहता था और उसकी वर्शिप के रूप में उसके फीट पर गिराना चाहता था। मैं एक रैबिट हंट करके अभी वापस आता हूँ। वो उसके लिए फूड फेच करने के लिए रूम से बाहर भागा, पूरे टाइम खुद को अपनी मेट की भूख पर अटेंड न करने के लिए डांटते हुए। तान्या बाहर आई। रैबिट, जब उसके पास किचन में इतना फूड था तो वह रैबिट हंट क्यों करेगा? अचानक एल्टानिन हांफते हुए वापस भागा। वह चीखी और फिर से अंदर भाग गई। उसने खुद को करेक्ट किया, रैबिट नहीं, मेरा मतलब है कि मैं फूड के लिए हंट करूंगा और वापस आऊंगा। उसने बकवास बोलने के लिए अपने दांत पीसे और फिर लीव कर दिया। उसे वास्तव में इस एरिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसे वरी थी कि वह एक टेरिबल मेट बनने जा रहा है।